Z0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मुझे कहाँ देखने के लिए मिल सकता है? सर आई थिंक ग्रासहॉपर। नहीं नहीं नहीं, वो था आपका XX X0। Z0 आपको मिलेगा, बताइए पूजा डागर। सर बटरफ्लाईज और मॉथ में। राइट, बटरफ्लाइज और मॉथ के अंदर आपको मिलेगा आपका Z0 टाइप ऑफ माई सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर आपका जो Z0 आपका होगा वो आपको फीमेल्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स फीमेल यहाँ पे दो टाइप के एग बनाती है, एक होता है ऑटोसोम प्लस Z, एक होता है आपका यहाँ पे ऑटोसोम प्लस 0। तो ये चीज हमने की थी पिछले क्लास के अंदर, वी हैव डन XX XY हमने देखा था यहाँ पे। अगर आप मुझे बता पाए, हाँ जी आकाश गुड इवनिंग, अगर आप मुझे यहाँ पे बता पाए कि XX XY के अंदर आपका जो ह्यूमंस के अंदर जो वाई क्रोमोसोम होता है, वो वाई क्रोमोसोम के अंदर एक जीन होता है और वो जीन कुछ बनाता है। सो कैन एनीवन रेज देयर हैंड एंड टेल मी कि जो वाई क्रोमोसोम आपको मिलेगा XY के अंदर, दैट वाई क्रोमोसोम कोई जीन वहां पे होता है और वो जीन आपको कुछ बना के देता है। तो बताइए कि वो क्या होता है जीन वहां पे? दक्षिण चैट में बताइए, बट हैंड रेस करना था, ऐसा नहीं चलेगा बट ओके। बताइए शिखा, क्या होता है वो जीन का नाम क्या होता है? सर SRY जीन, और वो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाता है जो कि प्रमोट करता है टेस्टिस फॉर्मेशन। राइट, वो जाके प्रमोट करता है टेस्टिस फॉर्मेशन, बिल्कुल सही, ट्रू, ठीक है। ऑलराइट देन चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी आज की। सो जहीदा, हुदा, गुड इवनिंग, महक, प्रियांशी एंड एनीवन हु हैव जस्ट जॉइंड इन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर और हमारा स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हमने पिछले क्लास में क्या क्या देखा था। This is something we have seen, XY type of sex determination, ये हमने यहाँ पे देख लिया था। ह्यूमंस, मैमल्स, ड्रोसोफिला में आपको ये मिलता है देखने के लिए। देन हमने बात किया था TDF के बारे में, SRY जीन के बारे में, ये हमने डिस्कस किया था। We have done the XX X0 type of also, ये होता है एग्जाम्पल, इसके बनेंगे आपके यहाँ पे ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच। अब ग्रास हॉपर को लेके आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि हमेशा ग्रास हॉपर विल बी हैविंग टू काइंड ऑफ स्पर्म, एक के अंदर ऑटोसोम प्लस X होगा, एक के अंदर आपका होगा ऑटोसोम प्लस 0। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। Females will have only one type of egg, you can see this. Then we have ZZ, ZW, ये interesting है क्योंकि इसमें females are making two kind of gametes. So birds और reptiles में क्या होगा, that females यहाँ पे दो टाइप के एग बनाएंगी, I won't say gamete, दो टाइप के यहाँ पे एग बनाएंगी, ऑटोसोम प्लस Z एंड ऑटोसोम प्लस W, एंड मेल्स यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइप का यहाँ पे स्पर्म बनाते हैं। So males I can call them as a homogametic and females are going to be heterogametic. Then you have Z0 ZZ type, moths and butterfly, जो हमने अभी डिस्कस किया था। So this is something we have done. कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं जो हम वेरी श्योर आपने एक बार घर जाके देखे होंगे। Now let me discuss with you something else. ये हमने यहाँ पे देख लिया था। Now let's start with one more type of sex determination, जिसे हम कहते हैं haploid diploid sex determination. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे देखने के लिए। एक बार फिर बताना चाहूंगा, अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही देन प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो आप कि वो चीज मैं रिपीट कर दूं, अगर आप क्लास में नए हो तो। अगर आप क्लास में नहीं हो तो आपको मालूम है, यू जस्ट हैव टू लेट मी नो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो। राइट, समझ नहीं आ रही, अगर आप बस चाहते हो कि सर ये रिपीट हो जाता तो बेटर रहता, देन जस्ट से दैट। ठीक है, और कोई सवाल पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे मुस्कान गुप्ता, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मुझे वो जो आपने फिनाइल वाला बताया था ना, फिनाइल कीटोन वाला, प्लीज एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए। कर दूंगा, बिल्कुल करूंगा। एक काम करना, क्लास के आज 5 मिनट रुक जाना आप, तो मैं आपको पूरा वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? राइट, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट माय हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब हम इसकी यहाँ पे बात करते हैं, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर हम इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं तो एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा हनी बी का। एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा हनी बी का। अब हनी बी का अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे बात करूँ तो इनकी कहानी क्या होती है। अब आप जानते हो कि हनी बी हाइव में रहती है और बी हाइव में आपके कई कई अलग अलग टाइप के हनीबीज आपको वहाँ पे मिलते हैं। सो बेसिकली उसके अंदर एक हायरार्की आपको मिलेगी देखने के लिए। तो चलिए उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे समझो कि जब एक मेल गैमेट होता है, जब एक मेल गैमेट होता है और जब वो मेल गैमेट जाके फ्यूज करता है, यू हैव अ मेल गैमेट, सो दिस इज अ स्पर्म ओवर हियर, और जब ये स्पर्म जाके फ्यूज करेगा एग के साथ, जब स्पर्म जाके फ्यूज करेगा एग के साथ, सो यू हैव अ हैप्लॉइड मेल गैमेट, यू हैव अ हैप्लॉइड एग, राइट, यू हैव अ हैप्लॉइड एग, यू हैव अ हैप्लॉइड स्पर्म, ये फ्यूज करेंगे एंड देन यू विल हैव अ डिप्लॉइड जाइगोट विल बी फॉर्म।
तो यहाँ पे आपका एक डिप्लॉयड जायगोट आपका यहाँ पे बनेगा, जो कि नॉर्मल बात है, हम सब ये बात जानते हैं। अब जब आपका यहाँ पे डिप्लॉयड जायगोट बन रहा है, व्हेन यू हैव अ डिप्लॉयड जायगोट फॉर्मेशन हैपनिंग हियर, तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि हनी बी के अंदर जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो जायगोट बनेगा, दैट जायगोट विल डेवलप इनटू अ फीमेल हनी बी। ये जो जायगोट होगा, इट विल डेवलप इनटू अ फीमेल हनी बी। ये जायगोट डेवलप करके बनाएगा आपको यहाँ पे फीमेल हनी बी। अब फीमेल हनी बी जो होती है बी हाइव के अंदर, एक मधुमक्खी के छत्ते में जो फीमेल हनी बी होती है, वो उसके अंदर आपको दो टाइप्स मिलते हैं। एक आपकी होती है क्वीन, और दूसरे आपके यहाँ पे होते हैं वर्कर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक बी हाइव के अंदर कौन से कैटेगरी की फीमेल्स आपको मिलेगी वहां पे, तो आपको याद रखना है, यू विल हैव अ वर्कर्स एंड यू हैव अ क्वीन। सो याद रखना, वर्कर्स और क्वीन आपके बेसिकली दे आर फीमेल्स, राइट, दे आर फीमेल बीज। एंड ये जो आपकी जो बीज यहाँ पे होती है, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर। ये सारे के सारे आपके यहाँ पे डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म और एग आपके यहाँ पे फ्यूज हुआ है, एंड दैट इज व्हेन यू आर फाइंडिंग कि आपका वर्कर और क्वीन आपके यहाँ पे बनते हुए आपको मिलेगा। तो याद रखना, जब भी बी हाइव के अंदर एक स्पर्म और एग फ्यूज होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपको हनी बी मिलता है, वो हमेशा आपको फीमेल हनी बी ही वहां पे आपको मिलेगा। सो क्वीन आपका होगा यहाँ पे, एंड यू विल हैव अ वर्कर। सो ये दो होते हैं आपके यहाँ पे फीमेल हनी बी, जो बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ये तो हमने बात कर लिया फीमेल हनी बी के बारे में। ये हमारी दो कैटेगरी हमने देख लिया, क्वींस एंड वर्कर। क्वीन ज्यादा कुछ नहीं करती, क्वीन का काम सिर्फ होता है एग ले करना, राइट, एंड मेल्स के साथ मेट करना, यही उनका वहां पे काम होता है। वर्कर बीज सारा काम करती है। वर्कर बीज जो आपकी होती है, वो बी हाइव बनाती है, हनी लेके आती है, लाइक नेक्टर लेके आती है, हनी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये आपकी मदद करेंगी इवन फॉर योर प्रोटेक्शन ऑफ द क्वीन, राइट। सो जब आप छेड़ते हो हनी लाइक बी हाइव को, तो आपको जो अटैक करते हैं वो आपके वर्कर बीज होते हैं। सो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर, राइट। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि ये जो क्वीन बी है, अब क्वीन बी क्या करेगी, क्वीन बी विल लेग द एग्स। क्वीन बी क्या करती है, ये एग ले करेगी, राइट। जब भी इसको पॉपुलेशन बढ़ाना पड़ेगा अपने बी हाइव के अंदर, तो वो एग ले करेगी। तो जब क्वीन एग ले करती है, सो याद रखना, जब क्वीन एग ले करेगी, व्हेनेवर शी इज गोइंग टू ले द एग्स, व्हेनेवर शी इज गोइंग टू ले द एग्स, तो एग्स जो यहाँ पे ले किए जाएंगे, जब भी आपके एग यहाँ पे ले किए जाएंगे, सो विल हैव एग लेइंग आपका यहाँ पे होगा। अब जब भी आपके यहाँ पे एग ले किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, तो एग तो हमेशा यहाँ पे हैप्लॉइड ही होंगे। व्हेनेवर दिस एग्स आर बीन लेड, दे आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड एग। तो याद रखना, जब क्वीन होती है वो एग ले करती है, और वो सारे एग्स आपके हैप्लॉइड होंगे। ओके, सो दीज आर ऑल गोइंग टू बी द एग्स ओवर देयर। ये सारे आपके एग्स हैं यहाँ पे। अब होता क्या है कि आपके हैप्लॉइड एग में से आपको बनता हुआ मिलेगा यहाँ पे आपके मेल हनी बी। सो आपके जो हैप्लॉइड एग होते हैं, उनमें से डायरेक्टली ही डेवलप करते हैं विदाउट द नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन। विदाउट द नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ से आपके डेवलप करेंगे आपके मेल हनी बीज। और जो मेल हनी बीज यहाँ से जो आपके डेवलप करते हैं, द मेल हनी बीज विच आर कमिंग फ्रॉम द हैप्लॉइड एग, उनके लिए एक नाम होता है, उनके लिए एक नाम होता है। सो मेल हनी बीज जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, दे हैव अ नेम, और उनका यहाँ पे नाम होता है ड्रोन्स। वी आर गोइंग टू कॉल देम एज अ ड्रोन्स। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि एक बी हाइव के अंदर अनफर्टिलाइज एग में से, अनफर्टिलाइज एग में से आपका क्या डेवलप करता है। सो अनफर्टिलाइज एग में से आपके मेल हनी बीज आपके यहाँ पे बनते हैं। तो आप यहाँ पे एक और चीज समझ सकते हो कि अगर ये अनफर्टिलाइज एग में से मेरे मेल हनी बी बन रहे हैं, अगर अनफर्टिलाइज में से मेरे ये मेल हनी बी बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो ये मेल हनी बी होंगे, ये होंगे हैप्लॉइड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, ये तो डिप्लॉयड हो नहीं सकते। सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड। सो याद रखना, मेल बीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। क्वीन और वर्कर डिप्लॉयड होते हैं, मेल बीज आपके यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एक टर्म बार बार यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सुना होगा आपने, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट Yes, sir. फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक टर्म हम यूज करेंगे, योर फॉर्मेशन ऑफ लाइक मेल हनी बी विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज माय पार्थेनोजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पार्थेनोजेनेसिस। तो जब भी आपके सामने एक टर्म आएगा पार्थेनोजेनेसिस, तो याद रखना, ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है, चाहे वो हनीबी का हो या किसी लिजार्ड का हो, विदाउट द नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन। So without the need of fertilization, the embryo develops and that embryo develops into the baby. That is called as my parthenogenesis. So basically, मैं कह सकता हूँ कि पार्थेनोजेनेसिस टर्म मैं एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज करता हूँ।
एंड द पार्थेनोकार्पी जो मेरा टर्म होता है वो यूज करता हूँ प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। हनी भी एक बढ़िया एग्जांपल है, और भी कई सारे एग्जांपल आते हैं जो शो करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो आपने सुना होगा या टीवी पे देखा होगा, कमोडो ड्रैगन। कमोडो ड्रैगन शायद आपने डिस्कवरी चैनल पे ही देखा होगा, वो हम रियल में नहीं देख सकते, इंडिया में नहीं मिलता, बट उनके अंदर शो होता है पार्थेनोजेनेसिस। वो लोग एग ले करते हैं और उन एग में से डायरेक्टली बेबीज हैच आउट होते हैं। सो फीमेल्स एग ले करती है, विदाउट नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन उनमें से बेबीज हैच आउट करते हैं। फिर एक और लिजार्ड होती है जिसको आप एज अ पेट रख सकते हो, उसमें भी आपको ये देखने के मिलता है पार्थेनोजेनेसिस। सो यू विल फाइंड दे विल ले द एग्स, अ फीमेल विल ले द एग्स विदाउट नीड ऑफ अ मेल, एंड वहां पे आपको उनका नंबर बढ़ते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा। हाँ जी, मुस्कान गुप्ता बताइए क्या सवाल है आपका। सर ये जो फीमेल्स ने एग लेस किया है, हम्म, ये जो एग में सर सारे मेल ही होते हैं? हाँ, सारे मेल होते हैं। अगर आप एग लेग कर रहे हो और अगर एग अनफर्टिलाइज्ड है, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप सारे एग आपके हैप्लॉइड है, यहाँ पे स्पर्म हमने लगाया ही नहीं। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि इफ यू हैव अनफर्टिलाइज्ड एग, देन अनफर्टिलाइज्ड एग विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर मेल हनी बी हमेशा। सो क्वीन इस चीज का ध्यान रखती है कि उससे पॉपुलेशन किसका चाहिए, किसका बढ़ाना है, किसका कम करना है, लाइक किसका मेंटेन करना है, उस हिसाब से वो अपने यहाँ पे एग ले करेगी, राइट। अगर क्वीन को लग रहा है कि मेल्स कम है पूरे बिहाइव में, तो शी विल ले मोर नंबर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग वो लेकर देगी, और उनमें से फिर आपके मेल हनीबीज आपके यहाँ पे बन के बाहर आएंगे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके। तो इतनी पहले आप यहाँ पे कहानी याद रखना, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। हाँ जी, या बेटा बेटा बताइए शिवानी क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर एक बार आप पार्थिनोसाइनेसिस रिपीट कर दीजिए। एक बार फिर बोलना, क्या रिपीट करना है। पार्थिनोसाइनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, GENESIS। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे होता है व्हेन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो विदाउट अ नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो व्हेन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और ऑफस्प्रिंग इन फ्रॉम द एग विदाउट अ नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मतलब आपने यहाँ पे अनफर्टिलाइज एग आपने यहाँ पे ले किया हनी बी ने, और ये जो एग था, देखो ये हैप्लॉइड है, इसमें तो कभी स्पर्म आया ही नहीं, राइट। तो ये अनफर्टिलाइज एग मेरा था यहाँ पे, इसमें से ही डायरेक्टली आपका मेल हनी बी हैच आउट करके बाहर आएगा। उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पार्थेनोजेनेसिस। सो विदाउट अ नीड ऑफ fertilization, without a need of a male gamete, the egg will hatch out into a baby, will hatch out into a new baby or new offspring, and that is called as a parthenogenesis. मेल हनी बी इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, और वाइल्ड के अंदर ऐसे आपको कई सारे एग्जांपल आपको देखने के आपको मिल जाता है। यू फाइंड नंबर ऑफ एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। आफ्टर दिस, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं मेल हनी बीज के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट ड्रोन्स, तो जब भी अब मैं ड्रोन्स लिखूंगा ना, तो याद रखना मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेल हनी बीज के बारे में। अगर मैं ड्रोन्स लिख रहा हूँ तो समझ जाओ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल हनी बीज। सो ड्रोन्स आप जानते हो, ड्रोन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। अब अगर ड्रोन्स हैप्लॉइड है तो इनके अंदर जो स्पर्म्स बनाए जाएंगे वो माइटोसिस से बनाए जाएंगे। मियोसिस तो यहाँ पे हो नहीं सकता मियोसिस तो यहाँ पे हो नहीं सकता बिकॉज दे देमसेल्फ आर हैप्लॉइड। ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा that whenever the sperm formation will happen in them, जब भी इनके अंदर आपको sperm formation होते हुए मिलेगा, whenever you will find the sperm formation taking place in them, ये आपका हो रहा होगा via mitosis. This will be happening via mitosis. So mitosis करके ही यहाँ पे इनका sperm formation इनका होता है, ठीक है। तो जो भी sperm आते हैं ना फीमेल के क्वीन के पास, जो भी sperm आते हैं क्वीन के पास, वो ड्रोन से ही आते हैं। मतलब ड्रोन्स विल मीट विद द क्वीन, राइट। सो ड्रोन्स विल मीट विद द क्वीन। तो समझो अगर यहाँ पे कोई क्वीन है, अगर हम यहाँ पे क्वीन हनी भी बनाते हैं, राइट, ये कहीं से भी हनी भी जैसा लग नहीं रहा, लेकिन इमेजिन करो कि ये हनी भी है, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या बना दिया। समझो ये हनी भी है, समझो ये क्वीन हनी भी है। अब ये जो क्वीन हनी भी आपके सामने है यहाँ पे, सो व्हाट विल हैपन, शी विल फ्लाई, और वो टाइम पे सारे ड्रोन्स उसके पीछे भागेंगे, सारे ड्रोन्स उसके पीछे भागेंगे और ड्रोन्स उसके साथ जाके मीट करेंगे। सो दे विल डू द मीटिंग विद द क्वीन, और मीटिंग करने के बाद जो भी एग फर्टिलाइज किए जाएंगे, जो भी अब क्वीन डिसाइड करती है कि कितने को फर्टिलाइज करना है, कितने को फर्टिलाइज नहीं करना है, वो क्वीन डिसाइड करती है या क्वीन प्लान आउट करती है, राइट। तो जब ये क्वीन जब भी फर्टिलाइज एग रिलीज करेगी, तो आप याद रखना जब भी एक क्वीन होगी, जब भी ये फर्टिलाइज एग रिलीज करेगी, अगर ये सारे के सारे एग जो रिलीज करते हैं वो मेरे अगर फर्टिलाइज एग करते हैं, राइट, सो व्हेनेवर शी इज गोइंग टू रिलीज द फर्टिलाइज एग, तो फर्टिलाइज एग हमेशा डिप्लॉयड होगा, फर्टिलाइज एग हमेशा डिप्लॉयड होगा। दैट मींस यहाँ पे स्पर्म और एग का फ्यूजन हो चुका है। तो जितने भी आपके फर्टिलाइज एग होंगे, याद रखना इनमें से आपको बनते हुए मिलेंगे आपके फीमेल हनी बी, इनमें से आपके फीमेल हनी बी बनते हुए आपको मिलते हैं इसके अंदर से। यू ऑलवेज फाइंड इनमें से आपके हमेशा बनेंगे फीमेल हनी बी, राइट, यू विल फाइंड फीमेल
बीज विल बी फॉर्म्ड। ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। ओके, फीमेल कैटेगरी में दो कैटेगरी आपके यहाँ पे होती है, यू हैव अ कैटेगरी ऑफ योर क्वींस एंड द वर्कर्स, दोनों आपके यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं। अब याद रखना, वर्कर्स जो होते हैं ना, ये वर्कर्स कभी भी ब्रीड नहीं कर सकते हैं। वर्कर्स का काम होता है बस काम करना थ्रू आउट द लाइफ, ये ब्रीडिंग नहीं कर सकते, इनको हम बोलते हैं स्टेराइल। सो वर्कर्स आर गोइंग टू बी स्टेराइल, दे आर गोइंग टू बी स्टेराइल, राइट। तो ये बात रखना, फर्टाइल सिर्फ आपकी क्वीन होती है, क्वीन फर्टाइल होती है और आपके मेल्स फर्टाइल होते हैं। वर्कर्स कभी भी ब्रीड नहीं कर सकते, वर्कर्स खुद से कभी एग ले करके उनके खुद के बेबीज को फॉर्म नहीं कर सकते, दे आर गोइंग टू बी स्टेराइल। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो बस यही कहानी है, इसके अंदर और डिटेल में आपको नहीं समझना, इसमें और भी चीजें आती है। अगर आप हनी बी के पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हो कि कैसे क्वीन बनाई जाती है या कैसे हम सिलेक्ट करते हैं कि ये क्वीन बनेगी फ्यूचर में, वो सब हमें यहाँ पे नहीं देखना, हमें बस इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है एंड दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप बात करते हो इस कहानी के बारे में, तो याद रखना कि जब हम यहाँ पे स्पर्म को फ्यूज करा रहे थे, जब भी आपका स्पर्म यहाँ पे फ्यूज करता है एक के साथ, तो स्पर्म इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी 16, तो 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये फ्यूज करेगा मेरे एग के साथ, एग भी आपके यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं एंड दे विल आल्सो गोइंग टू बी 16, राइट। सो याद रखना, जो जायगोट आपका यहाँ पे बनता है, द जायगोट व्हिच विल बी फॉर्मिंग आफ्टर दिस, वो आपका यहाँ पे डिप्लॉइड होता है, दैट मींस इट विल हैव 32 क्रोमोसोम्स। इतने क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल गेट टू सी। तो इसके अंदर आप एक और चीज यहाँ पे याद रख सकते हो, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ हमेशा कि आपके फीमेल जो होती है आपकी डिप्लॉइड होती है, तो समझ जाना फीमेल के पास हमेशा होंगे 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दे विल ऑलवेज हैव 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑन द अदर हैंड जो आपके मेल्स होते हैं व्हिच आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड, दे विल ऑलवेज हैव अ 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे, या ये दो स्लाइड्स की कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो मुझे बताइए, क्या ये चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। स्टेराइल बेटा ये है वर्कर, वर्कर जो होता है ना वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब ये रिप्रोड्यूस कभी नहीं कर सकता। सो वर्कर अगर मेरे यहाँ पे स्टेराइल है, सो दैट मींस वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसका सिर्फ एक ही काम होता है पूरे लाइफ भर, वो मेड की तरह पूरा टाइम काम ही करता रहेगा। बीहाइव को साफ करो, क्लीन करो, बच्चों को संभालो, बच्चों को रेज करो, खाना लेके आओ, बीहाइव बनाओ, दैट इज द रोल ऑफ द वर्कर। कोई आके पत्थर मार रहा है उसके पीछे भागो से मारने के लिए, दैट इज समथिंग दे आर डूइंग थ्रू आउट द लाइफ, राइट। दे आर गोइंग टू बी स्टेराइल। फर्टाइल आपका सिर्फ यहाँ पे आपका होगा फीमेल हनी बी एंड योर मेल्स आर गोइंग टू बी फर्टाइल, राइट। तो ये कहानी हमने यहाँ पे समझ ली, अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम यहाँ पे हमारा समझते हैं यहाँ पे हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है यहाँ पे। ओके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ पे आप कुछ डिसऑर्डर के बारे में आप यहाँ पे समझोगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना बिकॉज इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, अच्छे मतलब जहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। सो पे अटेंशन, इट्स अ सिंपल थिंग, जस्ट पे अटेंशन ओवर देयर। सी, जब भी हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको दो टर्म्स आपके यहाँ पे सामने आएंगे। एक टर्म जो आपको यहाँ पे आएगा, दैट्स गोइंग टू बी अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और दूसरा टर्म जो आपका यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दूसरा टर्म जो हम यहाँ पे देखेंगे, दैट्स गोइंग टू बी अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारा अभी का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे, कि हमारा पूरा फोकस रहेगा कि व्हाट इज योर जेनेटिक डिसऑर्डर और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर कहानी क्या होती है। सी, तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कुछ चीजों को, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है ना कि आप लोग जानते हो दैट वी हैव द क्रोमोसोम्स, वी हैव क्रोमोसोम्स इन आवर बॉडी, वी हैव नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब समझिए मेरा क्रोमोसोम है। अब ये बात तो अभी तक आप समझ चुके हो दैट क्रोमोसोम विल हैव अ जीन, क्रोमोसोम विल हैव अ जीन, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे जीन होते हैं, राइट। सो क्रोमोसोम विल ऑलवेज हैव अ जीन। अब जो जीन आपको क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, एवरी जीन विल हैव अ स्पेसिफिक रोल। अब बेसिकली पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मेरा एक जीन है। अब अगर आपसे कोई पूछा कि जीन क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज नथिंग बट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट। और ये जो जीन होता है, जो एक स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, वो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है। आप लोग जानते हो कि एक जीन फ्लावर के अंदर कलर कंट्रोल कर सकता है, या एक जीन जो होता है वो आपके आई के रेटिना लाइक आइरिस के कलर को कंट्रोल कर सकता है। एक जीन होता है जो एंजाइम सिंथेसिस कंट्रोल कर सकता है। आपके जो मुंह में जो सलाइवा बनता है वो कहाँ से आ रहा है, वो एक जीन है, वो एक प्रोटीन बना रहा है एंड दैट प्रोटीन इज अमाइलेज।
तो जीन हमेशा कोई ना कोई चीज कंट्रोल कर रहा है, ये कोई ना कोई कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है या कोई ना कोई ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। ये बात आप लोग अभी तक समझ चुके हो, दैट इज समथिंग यू नो, राइट। अब अगर एक जीन एक स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, तो इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, इसको थोड़ा खोल के हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर मैं एक जीन को लाइक ऐसे थोड़ा सा ओपन करूं, सो व्हाट आई विल सी, इट इज नथिंग बट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, इज नथिंग बट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट। अब समझो मैं एक छोटा सा जीन है जो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा था, मैं उसे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब जीन के अंदर अगर कोई भी चेंजेस हुए, समझो इस जीन के अंदर एक सर्टेन पार्ट था वो आपका डिलीट हो गया। समझो ये एक मेरा जीन है, ये जो मैंने थ्रेड बनाया, इट्स अ डीएनए व्हिच इज अ जीन एक्चुअली, और इसके अंदर से एक सर्टेन पार्ट यहाँ पे आपका डिलीट हो गया। लेट्स से यहाँ से एक सर्टेन पार्ट आपका यहाँ पे डिलीट हो जाता है, राइट। समझो डिलीट हो गया मतलब गायब हो गया, राइट। या फिर समझो इस जीन में से एक सर्टेन पार्ट आपका यहाँ पे है जो आपका लेट्स से अल्टर हो जाता है, अल्टर हो जाता है, या मैं कहूंगा कि आपका वो थोड़ा सा लाइक चेंज हो जाता है। अल्टर हो जाना या चेंज हो जाना इज द सेम थिंग। अल्टर हो रहा है, अल्टर मतलब होना मतलब कि जो सीक्वेंस था वहां पे चेंज हो रहा है। वहां पे जो आपको जो सीक्वेंस था नाइट्रोजन बेसिस का, इसको आप डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में आप सीखते हो, तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन याद रखना अल्टर होना मतलब थोड़े चेंजेस वहां पे हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वहां पे सीक्वेंस था समथिंग लाइक दिस, अगर वहां पे सीक्वेंस को जाता 1 2 3 करके, लेकिन वो आपका यहाँ सर स्क्रीन स्टक हो गई है। स्क्रीन स्टक हो गई क्या? यस सर। विजिबल है। ठीक है, क्या मैच चालू है क्या? कोई खुश लग रहा है काफी, बारिश बंद हो गई क्या वहां पे? ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, वो स्क्रीन अभी भी स्टक है, क्या बात है? यस सर, मुझे लगा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हुआ है। अरे रुको रुको यार, रुको, करते हैं कुछ। स्क्रीन भी इंटरेस्टिंग है, ऐसी स्टक हो रही है फिजूल में। जस्ट गिव मी अ मिनट, स्क्रीन पे थोड़ा हम ब्रीथ करने के लिए टाइम लेते हैं। अब होपफुली ये चल जाएगी, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे इसे वापस देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता ही रहा था कि समझो जीन जो आपका यहाँ पे है, इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ऐसा समझो कि मैंने इसको खोल के आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आई हैव जस्ट ओपनड अप दैट पर्टिकुलर डीएनए और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ऐसा समझ लो कि ये जो आपका सीक्वेंस है ना जीन का, इसमें कोई चीज आपकी डिलीट हो चुकी है। जो सीक्वेंस था उसमें जो पोर्शन होना चाहिए था वो आपका वहाँ पे नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि समझो कि कुछ पोर्शन आपके यहाँ पे डिलीट हो गया, राइट। डिलीट हो गया या इसका सीक्वेंस चेंज हो गया, या मैं कहूंगा या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो सीक्वेंस था वो यहाँ पे चेंज हो गया। जो या फिर डिलीट हो गया, या फिर आई कैन से देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन द सीक्वेंस, देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन सीक्वेंस, राइट। जैसे नॉर्मल सीक्वेंस होना चाहिए आपका 1 2 3, वहां पे आपका चेंज हो गया, वो आपका हो गया यहाँ पे 2 1 3, राइट। ऐसा अगर कोई भी अगर आपका वहां पे चेंज हो रहा है, कोई भी अगर सीक्वेंस चेंज हो रहा है या अगर कोई डिलीशन वहां पे हो रहा है, तो इसको हम कलेक्टिवली टर्म दे सकते हैं यहाँ पे एज अ म्यूटेशन। आई कैन कलेक्टिवली यूज अ टर्म ओवर हियर, एक टर्म मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, एंड दैट टर्म ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय म्यूटेशन। कि मेरा वहां पे म्यूटेशन हो चुका है, मेरा वहां पे म्यूटेशन हो चुका है। अब म्यूटेशन को आप बाद में फ्यूचर में आप डिटेल में समझोगे, अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज माय म्यूटेशन, राइट। एनी सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज माय म्यूटेशन। अब म्यूटेशन आपका 10 में से 9 बार हार्मफुल होता है। जनरली जब भी कोई म्यूटेशन होता है वो हार्मफुल ही होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आप लोग सब दिल्ली से हैं तो अपने दिल्ली में पता है जू है, और जू में आई होप सब लोग गए होंगे, और जू में यू हैव दिस व्हाइट टाइगर, यस सर। यू हैव अ व्हाइट टाइगर ओवर देयर। तो व्हाइट टाइगर जो आपका वहां पे है ना, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन। एक जीन होता है, उसके एक्सप्रेशन की वजह से वो आपको व्हाइट टाइगर आपको देखने के लिए वहां पे मिल रहा है। उसे हम बोलते हैं ल्यूकिनिस्टिक टाइगर। अब व्हाइट टाइगर आपको जू में मिलेगा, कभी भी आपको फॉरेस्ट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमेशा कभी नोटिस करना, जब भी तुम्हें व्हाइट टाइगर मिलेगा वो आपको जू में मिलेगा। फॉरेस्ट में तुम रणथंभौर जाओगे, कॉर्बेट जाओगे, पेरियार जाओगे, वहां पे तुम्हें व्हाइट टाइगर देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वो जो जीन हो रहा है जो एक्सप्रेस वहां पे कर रहा है ना व्हाइट कलर को,
वो उसका कोई एडवांटेज नहीं है। व्हाइट कलर का नेचर में ज्यादा कुछ एडवांटेज नहीं होता, अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर कोई टाइगर व्हाइट कलर का बॉर्न होता है, कोई भी अगर एनिमल व्हाइट कलर का बॉर्न होता है, वो इजीली दिख जाएगा, वो कहीं से भी दूर से किसी को भी इजीली दिख जाएगा, एंड दैट मेक्स इट पोटेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक अदर फॉर अदर एनिमल्स टू किल दैट पर्टिकुलर एनिमल। सो एक पोटेंशियली थ्रेटन कंडीशन उसके अंदर वहां पे आ जाती है, उसके लिए वो एडवांटेजेस नहीं होता। तो इसलिए कभी नोटिस करना, ये भी जो भी आपको व्हाइट टाइगर आपको यहाँ पे मिलता है ना, ये आपको हमेशा मिलेंगे देखते हुए, दे विल ऑलवेज फाइंड देम गेटिंग फॉर्म्ड इन ओनली इन योर जू वाले एरिया में आपको मिलेंगे, या कैप्टिविटी में आपको मिलेंगे देखने के लिए। कभी नोटिस करना, यू वोंट फाइंड रणथंभौर में घूमते हुए आपको व्हाइट टाइगर मिलेगा। आपको अगर कभी बॉर्न होता भी है ना वहां पे, सोचो इस बात को, अगर कभी बॉर्न होगा भी ना अगर वहां पे व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट के अंदर, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। वो अगर 3 होंगे ना कप्स, एक व्हाइट होगा 2 ऑरेंज होंगे, द व्हाइट वन वोंट सर्वाइव, राइट, बिकॉज दैट एनिमल इज वेरी क्लियरली विजिबल टू अदर एनिमल्स, राइट। So that generally you don't find them surviving over there. Same goes for any other species as well, right? आप ये नोटिस करो ना, व्हाइट रैट आपने देखा है, कहाँ मिलता है आपको? लैब में मिलता है या फिर पेट शॉप में मिलता है? यू डोंट फाइंड घर के आसपास घूमते हुए कि नाली से दौड़ दौड़ के जा रहा है कोई व्हाइट कलर का रैट, नहीं मिलता ना, यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग। ओके, सो व्हाइट कलर इज समथिंग व्हिच इज डजंट हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज इन नेचर, एंड दैट आल्सो हैपन बिकॉज़ ऑफ सम काइंड ऑफ लाइक म्यूटेशन ऑन द जीन। ओके, तो यार ना, म्यूटेशन जब भी कोई होता है ना, जनरली उसका एडवांटेज नहीं होता, दे आर गोइंग टू बी हार्मफुल। ओके, तो याद रखना, यू हैव अ जेनेटिक मटेरियल ओवर हियर, जहां पे आपका अगर कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे डिलीट हो रहा है या अगर आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो अगर कोई भी अल्टरेशन यहाँ पे हो रहा है, आई कैन कॉल इट एज अ म्यूटेशन, I can call it as a mutation. So any alteration in the genetic material, I can call it as a mutation. So any alteration in the genetic material, any alteration in genetic material. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि म्यूटेशन जनरली आपका हार्मफुल होता है, बहुत रेयर केस में म्यूटेशन आपका बेनिफिशियल होता है, जनरली इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल, राइट। आपने ये सब सुना होगा कि यूवी रेज हमें डैमेज करती है, यूवी रेज स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। काफी चीजों का सुना होगा कि पेस्टिसाइड्स या जो खाने जो क्रॉप्स है जिसमें पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, दैट कैन वर्क एज अ म्यूटेशन, राइट। तो काफी चीजें होती है जो एज अ म्यूटेशन काम कर सकता है और म्यूटेशन कॉज कर सकता है। एंड जिस एनवायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं ना, वहां पे इतने सारे म्यूटेशन है जो आपकी डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात है कि डैमेज इतने जल्दी होता नहीं है डीएनए का, राइट। वो क्यों नहीं होता वो हम बाद में समझेंगे, राइट। बट याद रखना, वी आर इन एनवायरमेंट, वी आर इन एनवायरमेंट बिकॉज वी आर इन एनवायरमेंट वेयर वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स, सोर्सेज जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। बट क्यों उसका इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंटली देखने के लिए नहीं मिलता, विल डिस्कस समथिंग दैट लेटर। बट अभी याद रखना ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इतनी कहानी याद रखना कि आपके पास जीन है, जीन में अगर कोई भी चेंज यहाँ पे आया तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे म्यूटेशन, और अगर कोई म्यूटेशन यहाँ पे होता है दैट मीन्स मेरा जीन काम नहीं करेगा, मेरा जीन यहाँ पे काम नहीं करेगा, मेरा जीन जो यहाँ पे वो मेरा डिफेक्टिव हो चुका है, समथिंग लाइक दैट हैपेंस, सो माय जीन हैज बिकम डिफेक्टिव। तो ये जो मेरा यहाँ पे जीन होगा ये मेरा यहाँ पे डिफेक्टिव हो चुका है। और अगर मेरा यहाँ पे जीन डिफेक्टिव हो चुका है, अगर इसके अंदर कोई चेंजेस आ चुके हैं, अगर ये डिफेक्टिव हो चुका है, तो इसने अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करना। अब अगर ये जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे बना रहा होगा या कर रहा होगा ना, तो फिर वो कर नहीं पाएगा, देन इट वोंट बी एबल टू डू इट्स जॉब, वो अपना काम यहाँ पे कर नहीं पाएगा, एंड देन इट कैन बी अ इशू फॉर अ पर्सन, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई जीन में डिफेक्ट आता है देन इट इज नॉट फंक्शनल, वो जीन आपका काम करेगा नहीं, और अब यू कैन हैव अ इशू विद दैट, नाउ यू कैन हैव अ कॉन्सिक्वेंसेस कि अब बॉडी में कुछ ना कुछ तो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब एक और चीज आप सब लोग यहाँ पे ध्यान से समझ जाना कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो बचपन से ही होगा। कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पहले 10 साल नहीं था उसके बाद मुझे हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो वो बचपन से होगा, यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग आफ्टर द बर्थ। तो अगर मुझे कोई बीमारी है, जेनेटिक बीमारी, तो स्टार्टिंग से ही है मुझे। अगर किसी को फिनाइलकीटोयूरिया है जो हमने पढ़ा था, वो होगा बचपन से ही होगा, यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग कि कुछ सालों के बाद डेवलप हुआ। तो ये बात भी याद रखना, अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, you don't find that happening someday suddenly you find that happening in some person, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, पहले ये बताओ, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इसमें अगर Yes, sir. हाँ जी, इसमें कोई टर्म अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, यू कैन जस्ट गो ahead and ask if there is some kind of thing you want to ask, right? So that's a very general idea about mutation and what will happen if at all that happens. So your gene is not functional. अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं। अब
जब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में तो इसके कुछ एग्जांपल आपको यहाँ मिलेंगे, यू हैव नंबर ऑफ एग्जांपल हियर, तो कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। दिस वन एग्जांपल लाइक योर cystic fibrosis, cystic fibrosis एक ये होता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक आपका एग्जांपल यहाँ पे बन जाएगा। देन यू हैव समथिंग लाइक योर कलर ब्लाइंडनेस, ये भी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, जहाँ पे आप कलर नहीं देख पाते हैं, रेड ग्रीन कलर आप नहीं देख पाते हैं यहाँ पे। यू विल हैव समथिंग लाइक योर सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट पोजिशन क्या होता है, खुशी हम वो बाद में देखेंगे, पॉइंट पोजिशन क्या होता है हम वो बाद में सीखेंगे, राइट। विल जस्ट इनिशियली अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर एंड देन विल हैव अ लुक एट अ पॉइंट पोजिशन, बिकॉज वो टर्म है ना बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर में भी आपका वापस रिपीट होगा इसलिए, ठीक है। सो आई एक्सप्लेन वंस आई एक्सप्लेन यू द general theory regarding all those things, then I'll explain you in the end what is my point notation. Okay, then you will have a sickle cell anemia. You can have something like your thalassemia. अब ये कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए हैं ऑफ योर जेनेटिक डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, बहुत सारे और एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल आप इनसाइड में भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, और इनमें से कुछ एग्जाम्पल को हमें यहाँ पे सीखना है, समझना है। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी देम। और जो लास्ट वाला मैं यहाँ पे लिखूंगा जो हमने पढ़ा था पहले भी, दैट इज माय फिनाइल कीटोयूरिया, राइट। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल है, इनमें से सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, बट बाकी सबको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आप लोग सॉन्ग सुनते हो, सॉन्ग्स, ये भी कैसा सवाल है, ऑब्वियसली सुनते होंगे, राइट। सो yeah, there is one song played by a band called One Republic. सुना है ये बैंड का नाम? नहीं सुना, कोई बात नहीं। So there they have actually dedicated a song for the people suffering with cystic fibrosis. क्या होता है इसको हम ज्यादा डिटेल में कभी देखेंगे नहीं, because it's not about our syllabus. But इस कंडीशन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि लंग्स की कैपेसिटी जो होती है आपकी ब्रीथ करने की, वो आपकी काफी कम हो जाती है। That actually happens. So breathing capacity of the lungs will get decreased and generally people die by the end of 21-22 years of age. ठीक है? So yeah, ये होमवर्क नहीं तुम्हारा। हाँ जी पूजा बताइए। सर फिर इसमें सॉन्ग का क्या रिलेटेड हुआ, कुछ समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा था आपको, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कंडीशन होती है, इसे जेनेटिक डिसऑर्डर, जो वो सॉन्ग है ना, इट इज बीन सॉन्ग मेड टू डेडिकेट टू द पीपल हु आर सफरिंग विद सिस्टिक फाइब्रोसिस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड हाउ दे लिव देयर लाइफ, उस पर बेस्ड है वो, इसलिए that's the only thing I've mentioned. ठीक है? So you can actually see people with cystic fibrosis always need to have those oxygen cylinder with them because they find it difficult to breathe, and generally the lifespan is not beyond 22-23 years of age, right? और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। So ठीक है, ओके, अब हम एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर। उसके पहले मुझे आपको यहाँ पे एक चीज समझानी है। जब भी आप बात करते हो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, आपको यहाँ पे याद रखना है, यू हैव टू टर्म्स इन दैट। आपके सामने यहाँ पे दो टर्म आएंगे। एक तो आपका होगा डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी सेक्स लिंक्ड, इधर वो आपका सेक्स लिंक्ड हो सकता है, और इट कैन बी ऑटोजोमल। सो इधर यू कैन हैव अ सेक्स लिंक्ड कंडीशन और यू कैन हैव अ ऑटोजोमल कंडीशन। इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या होता है सेक्स लिंक, क्या होता है मेरी ऑटोसोमल कंडीशन, राइट। अब अगर आप जानते हो ये चीज, आप काफी सब लोग क्लियरली जानते हो कि हमारे अंदर वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो फर्स्ट 22 पेयर होते हैं, जो मेरे फर्स्ट 22 पेयर्स होंगे, द फर्स्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इनको हम क्या बोलते हैं, यू कॉल देम एज ऑटोसोम्स। जो पहले 22 पेयर आपके यहाँ पे होंगे उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज ऑटोसोम्स, राइट। और जो 23rd पेयर मेरा यहाँ पे होगा, जो 23rd पेयर मेरा यहाँ पे जो होता है, जो होगा मेल्स के अंदर यू विल हैव XY एंड फीमेल्स के अंदर वो आपका यहाँ पे होगा XX। तो ये जो आपके 23rd पेयर आपके यहाँ पे जो होगा, दिस 23rd पेयर ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स। तो आप इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हो, जो आप ऑलरेडी यूज करते हो टर्म। मैं यहाँ पे टर्म यहाँ पे यूज करता हूँ, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज एलोसोम्स, यू कैन कॉल देम एज एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है नाउ, अगर मैं कह रहा हूं कि
समझो मैं पूजा को बता रहा हूँ कि पूजा दिस इज अ पेशेंट एंड ही सफरिंग विद द सेक्स लिंक्ड कंडीशन। अगर मैं पूजा को बताऊँ कि देखो बेटा ये एक पेशेंट है और इसको यहाँ पे सेक्स लिंक कंडीशन है, तो आप समझ जाना कि इसका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर मैं कहता हूँ कि एक केस है एंड ही सफरिंग विद द सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, तो आप समझ जाइएगा कि उसका जो जीन होगा वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर आपका प्लेस्ड होगा। अगर मैं कहता हूं कि देखिए एक केस है आपके सामने एंड दैट केस इज सफरिंग विद द ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, तो आप समझ जाना कि उसका जो जीन लगा होगा वो पहले 22 पेयर में से किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर आपका लगा होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, व्हाट इज योर सेक्स लिंक एंड व्हाट इज योर ऑटोसोमल कंडीशन। सेक्स लिंक में आपका जो सबसे बड़ी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज हीमोफीलिया, और भी हम इसके एग्जांपल हम देखेंगे आगे जाके, बट लेट्स से हीमोफीलिया इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसके अंदर यू विल फाइंड जो जीन होता है वो आपका प्रेजेंट होता है आपका एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, that is present on the X chromosome, right? So hemophilia के इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा। Other is going to be your color blindness. Other is your color blindness. So color blindness और hemophilia are the two example जिनको आपको पढ़ना है, सीखना है, समझना है इस एकेडमिक ईयर के अंदर in terms of sex linked condition, right? So जब आपके सामने ये दो टर्म्स आ रहे याद रखना इनका जीन प्लेस्ड होता है on the sex chromosome. सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर इनके जीन प्लेस्ड होंगे, ठीक है? तो दैट इज योर सेक्स लिंक एंड ऑटोसोमल कंडीशन। तो जब मैं कह रहा हूं इट इज अ ऑटोसोमल कंडीशन, तो इतना तो याद रखना कि ये जो जीन है वो पहले से लेके 22 क्रोमोसोम के बीच में किसी क्रोमोसोम पे लगा हुआ है, और सेक्स लिंक रहता है इट इज ऑन अ 23rd पेयर, राइट? अब यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ पे सब लोग याद रखो कि इसमें एक और टर्म आपका यहाँ पे होता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव, राइट? यू हैव वन मोर टर्म ओवर हियर व्हिच इज गोइंग टू बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब ये तो हम एग्जांपल के साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा डोमिनेंट एंड रिसेसिव उसमें क्या होता है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब पहले हम पता है यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी पहले आपको पेडिग्री कराती है फिर आपको ये कराती है। पहले हम ये करेंगे एंड देन वी गो टू द पेडिग्री वाला चार्ट। एक बार आपको ये सारे टर्म्स आपको समझ आ गए, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंडीशन देन पेडिग्री सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स डू दिस थिंग फर्स्ट। सो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ अ कलर ब्लाइंडनेस। चलिए देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस में आपके यहाँ पे क्या होता है। सो कलर ब्लाइंडनेस जो आपकी कंडीशन यहाँ पे होती है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर यू विल फाइंड दैट द पर्सन इज नॉट एबल टू सी बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर के अंदर वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इसमें भी कई सारे वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, बट यस जनरली जो एनसीईआरटी फॉलो कर रही है वो अगर हम यहाँ पे याद रखें, सो द पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, वो उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। सो बेसिकली कलर ब्लाइंड होता है पर्सन, राइट? अब मैंने आपको पहले बोला था कि कलर ब्लाइंडनेस इज एग्जांपल ऑफ माय सेक्स लिंक कंडीशन, इट इज एग्जांपल ऑफ योर सेक्स लिंक्ड कंडीशन। इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब यहाँ पे मैं इसे रिसेसिव डिसऑर्डर यहाँ पे क्यों कह रहा हूं, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। अब अज्यूम करते हैं हम सब लोग यहाँ पे कलर देख सकते हैं, ऑल ऑफ यू, यू, मी, ऑल ऑफ यू कैन सी द कलर, राइट? ये जो जीन आपका होता है कलर देखने वाला, ये आपका होता है ऑन द एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ऑन द सेक्स क्रोमोसोम पे आपको ये मिलेगा यहाँ पे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। लेट्स से कि जो कैपिटल सी है, एलील जो है कैपिटल सी, ये है नॉर्मल विजन के लिए, दिस इज फॉर माय नॉर्मल विजन। मतलब अगर आपके ऊपर कैपिटल सी लगा हुआ है, आपके एलील अगर कैपिटल सी आपके ऊपर, देन आप नॉर्मल विजन है आपका, नॉर्मल कलर आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन हैव अ नॉर्मल कलरेशन आप देख सकते हो, राइट? आपको पता चलता है कि आरसीबी खेल रहा है या साउथ अफ्रीका खेल रही है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बट अगर आपका यहाँ पे लगा हुआ है आपका यहाँ पे स्मॉल सी, इफ यू हैव अ स्मॉल सी ओवर हियर, then you have a defective allele, then you have a defective allele। और अगर डिफेक्टिव एलील होता है then we can say it is a matter of concern, then we can say कि ये आपको कलर ब्लाइंडनेस दे सकता है। डिफेक्टिव एलील मतलब दिस इज अ एलील फॉर माय कलर ब्लाइंडनेस। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अज्यूम करते हैं, तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे कैपिटल सी हुआ तो नॉर्मल विजन, स्मॉल सी हुआ दैट्स अ डिफेक्टिव एलील। तो डिफेक्टिव एलील मतलब अगर ये एलील अगर आपका होता है क्रोमोसोम के ऊपर, देन द पर्सन कैन बिकम कलर ब्लाइंड। बट डिफेक्टिव एलील आपका यहाँ पे है रिसेसिव, डिफेक्टिव, इसलिए तो हमने उसे स्मॉल सी लिखा हुआ है। डिफेक्टिव एलील जो आपका यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे है रिसेसिव, और कैपिटल सी वाला जो यहाँ पे आपका एलील है वो है आपका यहाँ पे डोमिनेंट, वो आपका यहाँ पे डोमिनेंट होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, यू हैव कंडीशन ऑफ योर XX, समझो ये अगर एक लड़की की बात करते हैं, सो गर्ल विल हैव अ XX क्रोमोसोम। अब मुझे बताओ अगर ये लड़के के ऊपर एक एलील है कैपिटल सी और दूसरा एलील है आपके यहाँ पे कैपिटल सी, तो क्या ये नॉर्मल विजन वाली होगी या इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होगा?
सर नॉर्मल नॉर्मल होगी सर। नॉर्मल होगी, ठीक है, आप लोग Carry. बिल्कुल से करो, दैट गर्ल इज गोइंग टू बी नॉर्मल, सो शी विल हैव अ नॉर्मल विजन, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, दक्ष भी कह रहा है नॉर्मल विजन, ऑलराइट, ठीक है। नाउ इफ यू हैव अ कंडीशन वेयर यू हैव अ गर्ल एंड दैट गर्ल हैज अ कंडीशन लाइक, उसके ऊपर आपका यहाँ पे है कैपिटल सी एक एलील है, दूसरा यहाँ पे आपका स्मॉल सी, अब नॉर्मल नॉर्मल होगी या नहीं होगी? नॉर्मल है। नॉर्मल ही होगी, सर नॉर्मल। कैरियर हाँ, पहले आपको बोलना है कि या इसका विजन नॉर्मल ही रहेगा, इसको कलर दिखेगा, शी विल टू सी द कलर, उसे रेड ग्रीन सब कलर से वहां पे क्लियरली दिखेंगे, सो शी विल बी नॉर्मल, बिल्कुल आपके यहाँ पे नॉर्मल, इसको कलर विजन यहाँ पे आपका दिख रहा है, बट शी डज हैव अ डिफेक्टिव एलील, शी डज हैव अ डिफेक्टिव एलील, बट इसका फिनोटाइप आपको नहीं मिलेगा, शी विल बी एबल टू सी द कलर, इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट हम कह सकते हैं क्योंकि इसके पास एक डिफेक्टिव एलील है, वी कैन से दैट शी कैन बी अ कैरियर, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे हमारी कैरियर रहेगी, सो वी कैन कॉल हिम एज अ कैरियर, सो गर्ल कैन बी अ कैरियर ओवर हियर, राइट। एंड इफ यू हैव अ कंडीशन, अगर आपके यहाँ पे कंडीशन होती है जहां पे यू हैव योर एक्स एक्स कंडीशन एंड आपके जो एलील आपके यहाँ पे है ये आपके होंगे स्मॉल सी, तो अब इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव डिफेक्टिव सर, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव है, so she will be color blind, आप ये बोलो that yes सर इनको कलर नहीं दिखने वाला, so she is going to be color blind, ये यहाँ पे लड़की आपकी हो जाएगी यहाँ पे कलर ब्लाइंड, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लड़कियों को यहाँ पे लाइक इफ दे हैव अ स्मॉल सी बोथ द एलील्स वहां पे होते हैं देन दे आर गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड, हेटेरोजाइगस अगर है यहाँ पे देन दे आर नॉर्मल, एंड वैसे भी वो नॉर्मल ही होते हैं अगर कैपिटल सी हुआ तो। अब लड़कों के साथ यहाँ पे होता है डिसएडवांटेज, लड़कों के साथ इसका सवाल है क्या? एनीवन हैज अ क्वेश्चन? नहीं, लड़कों के साथ यहाँ पे क्या होगा, लड़कों के पास यहाँ पे होगा एक छोटा सा डिसएडवांटेज, सो इफ वी टॉक अबाउट बॉयज सो यू हैव अ XY ओवर हियर, अब क्योंकि यहाँ सारे लड़के क्लास में जो हैं यहाँ पे they will be having capital C on them and that is why they have a normal vision, so if you have a capital C you will have a normal vision over here, so इनका विजन यहाँ पे आपका नॉर्मल रहेगा। बट अगर आपके X क्रोमोसोम के ऊपर if you have small c, तो आपको बचाने के लिए कोई दूसरा X क्रोमोसोम आपके पास नहीं है, सो अगर किसी लड़के के पास स्मॉल सी या डिफेक्टिव एलील होता है एक X क्रोमोसोम के ऊपर बिकॉज यू डोंट हैव अनदर X क्रोमोसोम जो आपको सेव कर सकता है, सो दैट पर्सन विल बी हैविंग इशू ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, तो वहां पे आपको कलर ब्लाइंडनेस देखने के लिए हमेशा मिलेगा। तो यहाँ पे लड़कों को यहाँ पे एक डिसएडवांटेज मिल रहा है कि जब भी आप बात करते हो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन के अंदर, सेक्स लिंक्ड कंडीशन के अंदर याद रखना यहाँ पे बॉयज को एक सिलेक्टिव डिसएडवांटेज होता है, व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव होमोजिगस फॉर X क्रोमोसोम, दे ओनली वन X क्रोमोसोम, तो या फिर उनके ऊपर नॉर्मल एलील वाला होगा या फिर डिफेक्टिव एलील वाला होगा। अगर लड़कों के पास डिफेक्टिव एलील अगर वहां पे होता है देन कोई चांस नहीं है, द पर्सन विल बी कलर ब्लाइंड बाय डिफॉल्ट, कोई होप नहीं है, कोई चांस नहीं, द पर्सन हैज टू बी कलर ब्लाइंड, राइट। अगर नॉर्मल एलील अगर आपको वहां पे लगा हुआ है देन नो इश्यूज, नो कंसर्न्स ओवर देयर, द पर्सन विल हैव अ नॉर्मल लाइक विजन ओवर देयर, सो ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए अगर आप पॉपुलेशन में देखते हो द चांसेस ऑफ फाइंडिंग मेल्स विद द कलर ब्लाइंडनेस इज मच मोर हायर। अगर तुम एक बड़ा सा पॉपुलेशन निकालते हो ना, 10 लाख अगर पॉपुलेशन निकालते हो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर कलर ब्लाइंड वो मेल्स ही होंगे, बहुत कम नंबर ऑफ पीपल आपके यहाँ पे मिलेंगे जो फीमेल्स होंगे विच आर गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि मेल्स के अंदर ये आपको प्रोमिनेंटली देखने के लिए आपको मिल जाता है, एंड दैट्स व्हाई मेल आर मोर अफेक्टेड ओवर देयर देन द फीमेल्स, फीमेल्स बच जाती है यहाँ पे, इनको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो पहले ये बताओ क्या ये वाली स्लाइड आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, इसमें कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो बता दो, कोई अगर दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। सो व्हाई वी कॉल इट सेक्सिंग रिसेसिव, बिकॉज यहाँ पे रिसेसिव एलील जो होता है वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सो यू नीड टू हैव अ रिसेसिव एलील ओवर देयर, दोनों फीमेल्स के अगर दोनों रिसेसिव एलील है देन यू विल हैव दिस कलर ब्लाइंडनेस, राइट, बिकॉज द एलील इज गोइंग टू बी रिसेसिव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन। अब मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है, सवाल का अगर आप आंसर दे दोगे तो मुझे भी सिक्योर हो जाएगा कि आपको समझ आ रहा है। सो अज्यूम करते हैं कि एक लड़की है यहाँ पे, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक लड़की है, राइट, और उसे कलर ब्लाइंडनेस है, मैं कह रहा हूँ एक यहाँ पे लड़की उससे कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप मुझे बताइए ये जो लड़की के जो एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे, इस पे कौन से एलील लगाऊंगा मैं यहाँ पे, बड़ा वाला या छोटा वाला सी? स्मॉल सर कैपिटल सी। स्मॉल से आएगा ना, मैं कह रहा हूँ बाबा, स्मॉल सी आएगा सर। स्मॉल सी। शी इज कलर ब्लाइंड, ये है कलर ब्लाइंड, यहाँ पे नहीं दिखता इनको सारे कलर्स, सो यस शी विल हैव स्मॉल सी, तब ये होगी कलर ब्लाइंड, राइट। नाउ शी इज गेटिंग मैरिड टू अ गाय, इनकी यहाँ पे हो रही है शादी एक लड़के से,
और वो लड़का आपका यहाँ पे है नॉर्मल। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये लड़का नॉर्मल है, नॉर्मल विजन वाला लड़का है, तो इसके ऊपर क्या होगा, कैपिटल सी या स्मॉल सी? कैपिटल सी। कैपिटल सी, राइट। अब मुझे बताओ जब इनका यहाँ पे मैरिज होगा, देन हाउ मेनी ऑफ द बॉयज विल हैव अ नॉर्मल विजन? इनमें से कितने लड़कों के पास नॉर्मल विजन आपको देखने को मिलेगा? अपने 2 मिनट ले लो या 1 मिनट ले लो, अपना सॉल्व करो इससे पनेट स्क्वायर बना के, एंड देन रेज योर हैंड टू आंसर दिस। हैंड रेज करके आंसर करना है, वैसे ही आंसर नहीं करना, ठीक है? सो आपको करना क्या है, आप मुझे बताइए कि इनके जब ऑफस्प्रिंग होंगे, जो लड़के होंगे, कितने % लड़के इनके जो होंगे उनके अंदर आपको कलर ब्लाइंडनेस होते हुए वहां पे मिलेगा? दक्ष ने कर दिया क्या? हाँ जी दक्ष, क्या लग रहा है आपको? बोलिए दक्ष, बोलिए। यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ दक्ष, वैसे नहीं चलेगा। अच्छा, दक्ष इज नॉट एबल टू अनम्यूट हिमसेल्फ। हाँ जी शगुन बताइए। 50%। 50% शगुन के लिए हमारे यहाँ पे अंशिका शर्मा, आपको क्या लग रहा है? सर 50%। आपको 50% लग रहा है, ओके। दीप्ति आपको क्या लग रहा है? सर 50%। दीप्ति को 50%, ऐसे कैसे 50% आपने निकाल लिया? मिसबा आप बताइए, बोलिए मिसबा। 75%। 75%। शिखा, सर 50%। कंचन आपको क्या लग रहा है? सर एक भी नहीं होगा। कंचन कह रही है कि एक भी नहीं होगा, सब कि किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा वहां पे, कंचन ये कह रही है। महक आपको क्या लग रहा है? सर 75%। कोई कह रहा है कि सबको होगा, राइट। चलो काफी लोग यहाँ पे आंसर आ चुके हैं। पीयूष क्या लग रहा है आपको? सर 100%। पीयूष कह 100%, सारे के सारे लड़के कलर ब्लाइंड। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सो नाउ लेट्स डू दिस क्रॉसिंग ओवर हियर। आई होप क्वेश्चन सबको यहाँ पे समझ आ चुका है। नाउ लेट्स डू द क्रॉसिंग ओवर हियर। सो यू हैव, लेट्स डू द XY ओवर हियर। एक यहाँ पे फीमेल का यहाँ बना लो XX। सो फीमेल तो आपके यहाँ पे स्मॉल सी, राइट। यहाँ पे आप डालो अपना यहाँ पे XY। सो लड़का तो आपका नॉर्मल ही था यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे क्रॉसिंग कराओगे, अब आप देखो यहाँ पे होता क्या है, और ये करना पनेट स्क्वायर बना के करना, तभी आपका आंसर सही से निकलेगा, राइट। अब जब आप यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना रहे हो तो यहाँ पे होगा क्या, यू विल हैव XX यहाँ पे। सो एक आएगा कैपिटल C, एक आएगा स्मॉल सी। क्या ये लड़की का नॉर्मल विजन होगा या नहीं होगा? नॉर्मल। राइट, नॉर्मल विजन, लड़की का नॉर्मल विजन ही यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। सो यू हैव अ गर्ल, अगेन यू विल फाइंड कैपिटल C आया फादर के एंड से, और मदर के एंड से तो कुछ नहीं, स्मॉल सी ही आएगा। तो इसका भी यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल विजन। शी विल आल्सो हैव अ नॉर्मल विजन, राइट। देन यू हैव दिस कंडीशन, यहाँ पे आप देख लो। अब मदर के एंड से यहाँ पे आपका आएगा स्मॉल सी, और कोई ऑप्शन नहीं है, और फादर के एंड से आपका आएगा हमेशा Y क्रोमोसोम। तो ये बताइए क्या ये लड़का अफेक्टेड होगा या नहीं होगा? होगा। 100%। होगा जी, बिल्कुल ही अफेक्टेड होगा यहाँ पे। और वैसे ही अगर मैं एक और यहाँ पे लड़का बनाऊंगा, सो दैट बॉय इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। मदर के एंड से आपके यहाँ पे स्मॉल सी आएगा हमेशा X क्रोमोसोम से, और फादर के एंड से Y क्रोमोसोम आता है। सो दैट इज व्हाई दिस बॉय ओवर हियर इज आल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो आपको याद ही रखना है कि अब अगर इन दोनों की यहाँ पे मैरिज हो रही है, तो इनके जितने भी लड़के होंगे, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फादर के एंड से तो Y आ जाएगा, इनको जो X मिलेगा वो मदर के एंड से मिलेगा। हमेशा सन्स को जो X क्रोमोसोम मिलता है वो मदर के एंड से मिलता है, और मदर के एंड से जो यहाँ पे X क्रोमोसोम आ रहा है वो दोनों के दोनों डिफेक्टिव ही है, कोई भी नॉर्मल है नहीं। तो इसलिए बिल्कुल सही आपका आंसर, जिन्होंने भी यहाँ पे 100% बोला था, that you will find all of them will get affected. So yes, you will have 100%, all of them will be colorblind. सब के सब, all of them will be colorblind, all colorblind. तो अगर आपके सामने सवाल आ रहा है और सवाल में लिखा हुआ है कि मदर कलर ब्लाइंड है, फादर नॉर्मल है, बताइए कितने % लड़के आपके कलर ब्लाइंड होंगे? आपको आंखें बंद करके टिक करना है 100%, एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। कोई चांस नहीं है, कोई चांस है कि यहाँ पे एक लड़का नॉर्मल निकल सके, कोई चांस है नहीं। आई होप आपको समझ आ रहा है। क्या आप सबको ये क्रॉस समझ आ रहा है जो मैंने यहाँ पे किया? यस सर। राइट, तो आप लोगों का 50% आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई एंड आई डोंट नो हाउ यू आर गेटिंग 50%, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट ऑल द बॉयज ओवर देयर आर गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड, राइट। दे आर गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। आई थिंक मुझे लगता है आपने ये डिवाइड कर दिया, मतलब 2 ऊपर ये और नीचे 2, तो आपने 50% बोला, बट मैंने आपसे पूछा ये था दैट हाउ मेनी बॉयज आर गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। सो इट्स गोइंग टू बी योर 100%, सबके सब आपके यहाँ पे कलर ब्लाइंड आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही देन पूछ लो, इफ देयर इज समथिंग यू आर नॉट क्लियर विद दिस देन आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट। आगे हम उसे सॉल्व करते हैं। सो ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, एंड प्लीज नो इट्स एग्जांपल ऑफ माय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे समझते हैं। सेकंड कंडीशन जो मेरी यहाँ पे है
तो ये हो गया मैंने यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कलर ब्लाइंडनेस सारे लड़कों को, सारे लड़कियों को यहाँ पे क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई भी चीज समझ ना आए तो बता देना ना, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपका इस पे ग्रिप बनेगा, वरना ग्रिप नहीं बनेगा। सिंपल। नाउ लेट्स डू योर सेकंड कंडीशन, दैट इज माय हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यहाँ पे हम समझते हैं, चलिए। अब जब मैं बात करता हूँ हीमोफीलिया के बारे में, HAEMOPHILIA हीमोफीलिया, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई सेक्स लिंक कंडीशन। ये मेरे यहाँ पे सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी माई सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन। अब ये आप इसे फटाफट समझ पाओगे क्योंकि अभी सेक्स लिंक कंडीशन आपकी यहाँ पे है, राइट। अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कि लेट्स से कि कैपिटल H हम यहाँ पे लेते हैं एज अ नॉर्मल एलील, दिस इज अ नॉर्मल एलील, और स्मॉल h हम यहाँ पे लेते हैं एज अ डिफेक्टिव एलील। स्मॉल l हम यहाँ पे लेंगे एज अ डिफेक्टिव एलील, ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि हीमोफीलिया बेसिकली है क्या, राइट। इतना तो हमने देख लिया कि कैपिटल H इज नॉर्मल एलील एंड स्मॉल इज डिफेक्टिव एलील, और ये सेक्स लेंगे मतलब यहाँ पे भी आपको सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही आपको ये कंडीशन आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके पहले कि मैं आपको यहाँ पे कंडीशन के जीनोटाइप यहाँ पे लिखूं, पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि हीमोफीलिया बेसिकली यहाँ पे करता क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हीमोफीलिया आपको यहाँ पे करेगा क्या, इसके अंदर आपको क्या होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जब भी आप डिस्कस करते हो हीमोफीलिया के बारे में, तो याद रखना ये वो कंडीशन है वेयर यू फाइंड कि आपको कट लगने के बाद ब्लीडिंग आपकी रुकती नहीं है। अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसको जब कट लगेगा, अगर समझो वो कोई लड़ाई कर रहा है या अगर वो कोई सब्जी काट रहा है, सब्जी काटते समय अगर उसे थोड़ा सा कट लग गया उंगली पे, तो नॉर्मली क्या होता है, हम सबके अंदर क्या होगा कि ब्लीडिंग हमारी रुक जाएगी, थोड़ा सा खून बहेगा फिर उसके बाद वो रुक जाएगा। A person suffering with hemophilia will have this bleeding happening continuously. उसके अंदर वहां पे ब्लीडिंग रुकते हुए आपको मिलेगी नहीं, और वो इतना सीवियर हो जाता है that one has to rush to a hospital or else it can be life threatening. So याद रखना, अब people suffering with hemophilia उनमें क्या होगा, clotting of blood is not observed. Clotting of blood is not observed. Clotting of blood is not seen. सो ब्लड क्लॉटिंग आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो हम सबके अंदर जब कट लगता है तो एक टाइम के बाद ब्लड क्लॉटिंग वहां पे हो जाता है, वहां पे वुंड हीलिंग वहां पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर किसी को हीमोफीलिया है तो वो इवेंट आपका यहाँ पे नहीं होता, एंड प्लीज अंडरस्टैंड ये काफी सीवियर हो सकता है। एक स्मॉल कट की वजह से इतना ब्लीडिंग वहां पे हो सकता है दैट द पर्सन कैन डाई। सो इट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन। ओके, सो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नॉट सीन इन अ पीपल सफरिंग विद हीमोफीलिया। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। सेकेंड बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, लाइक व्हाई दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। तो आपके बॉडी में ना कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। इन योर बॉडी यू हैव नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग में आपकी मदद करते हैं। एक आपने सुना होगा नाम 11 के अंदर जिसका नाम होता है फाब्रिनोजन। यस सर। नोजन, इट्स फाब्रिनोजन। So you have this fibrinogen as one of the factor over here, which is a clotting factor. ये आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर 18 के अंदर, ह्यूमन हार्ट वाला जो चैप्टर होता है उसमें आपने ये टर्म सुना होगा। सो फिब्रिनोजन आपका यहाँ पे एक आपका क्लॉटिंग फैक्टर आपका यहाँ पे हो गया। देन यू हैव अदर क्लॉटिंग फैक्टर एज वेल। यू हैव स्टुअर्ट फैक्टर एक आपका होता है, वो आपका एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो ऐसे आपके कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर आपके होते हैं जो आपकी मदद करते हैं ब्लड को क्लॉट करने के लिए। तो उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसका नाम होता है एंटी हीमोफिलिक। प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इज आल्सो क्लॉटिंग फैक्टर, बिल्कुल सही। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, बिल्कुल सही। तो उन सब के बीच में एक और आपका इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर आपका यहाँ पे होता है जिसको हम कहते हैं एज अ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इस फैक्टर का नंबर यहाँ पर, इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे, इट इज बीन आल्सो कॉल्ड एज योर फैक्टर 8, फैक्टर नंबर 8। ओके, अब ये जो फैक्टर होता है, अगर किसी को हीमोफीलिया है तो समझ जाओ ये फैक्टर उसके अंदर बन नहीं रहा। पीपल सफरिंग विद हीमोफीलिया डज नॉट हैव दिस फैक्टर गेटिंग फॉर्म। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, या इसे हम इवन कह सकते हैं फैक्टर नंबर 8। अगर किसी को हीमोफीलिया है तो समझ जाओ कि ये वाला जीन जो है वो काम नहीं कर रहा, तो ये वाला फैक्टर उसके अंदर बन नहीं रहा, राइट। सो दिस फैक्टर इज गोइंग टू बी एब्सेंट, दिस फैक्टर इज गोइंग टू बी एब्सेंट।
अगर ये फैक्टर एब्सेंट है देन अ पर्सन इज सफरिंग विद हीमोफीलिया। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो अगर आपको कोई पेशेंट मिल जाए हीमोफीलिया वाला तो आपको बचपन से मिलेगा, लाइक द पर्सन सफरिंग हीमोफीलिया राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अनलाइक कि ऐसा नहीं कि वो बाद में हो रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस, कि याद रखना इसमें ये वाला फैक्टर आपके यहाँ पे एब्सेंट नहीं होता, और क्योंकि आप ये फैक्टर नहीं होता तो ब्लड क्लॉटिंग आपके यहाँ पे नहीं होगी। यू डोंट फाइंड द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विल बी सीन हैपनिंग एंड दिस कैन बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है, तो इसलिए कट लगने के बाद द पर्सन हैज टू रश टू द हॉस्पिटल जनरली। ठीक है, इवन पता है इसमें कितना सीवियर होता है, अगर किसी लड़के को वो गिरता भी है ना, अगर अंदर के अंदर भी उसे ब्रूजेस आ रहे हैं तो अंदर कई बार कैपिलरीज बर्स्ट हो जाते हैं और उसमें से ब्लीडिंग होने लगता है। सो पीपल विद हीमोफीलिया कई बार आपको देखा उनके हाथों के अंदर ही आपको रेड आपको इकट्ठा होते हुए आपको मिलेगा वहां पे, लाइक रेडनिंग हो जाएगा स्किन के अंदर, तो बेसिकली वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी सीवियर कंडीशन। ओके, तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है दैट दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन दिस। ये जनरल आइडिया आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये हो क्यों रहा है, ये फैक्टर आपका एब्सेंट है और आपका क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा। नाउ कम बैक ओवर हियर, अगर किसी को हीमोफीलिया है, जैसे कि मैंने आपको बोला ये आपका एक सेक्स लिंक कंडीशन है, सो दैट मींस कि अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से अगर लड़कियों की बात कर रहा हूँ, देन इफ दे हैव कैपिटल H ऑन देम दैट्स अ नॉर्मल कंडीशन, दैट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल कंडीशन। उनको कोई बीमारी वहां पे नहीं है क्योंकि उनके पास है नॉर्मल एलील। हम सब वी डोंट नीदर ऑफ अस आर हीमोफिलिक, हम में से कोई भी हीमोफीलिया वाले नहीं है, सो वी हैव अ कैपिटल H ऑन अवर सेक्स क्रोमोसोम, राइट। अगर आपकी कंडीशन है, अगर कोई लड़की जिसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कैपिटल H स्मॉल h, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या उसे हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। दैट गर्ल इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर हियर। हाँ, मैं कह सकता हूँ दैट शी इज गोइंग टू बी अ कैरियर क्योंकि उसके पास एक डिफेक्टिव एलील है, लेकिन वो होगी नॉर्मल, राइट, बट शी इज गोइंग टू बी अ कैरियर, मतलब बेबीज के पास ये जा सकता है, बट अपरेंटली शी इज गोइंग टू बी अ कैरियर। एंड इफ यू हैव अ गर्ल, इफ यू कम अक्रॉस अ गर्ल हु इज गोइंग टू बी हैविंग both the defective alleles, अगर कोई लड़की होती है जिसके अंदर दोनों डिफेक्टिव एलील्स आपके यहाँ पे होते हैं, then yes she will be suffering with hemophilia। so यहाँ पे आपको डिजीज कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। so this is going to be a hemophilic condition, something all of you now can understand। अगर जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हो रहा था वही चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे भी लड़कों को यहाँ पे डिसएडवांटेज यहाँ पे होता है, you can understand now this thing why it is happening। अगर हम लड़कों की बात करते हैं, boys either they are normal, so because all majority of the population will have normal allele, so that person is going to be a normal over there, capital H आपका वहां पे है, so that person is going to be normal। but अगर आपका वहां पे small h वहां पे आ जाता है, अगर defective allele है वहां पे, then that person is also suffering with hemophilia, so that is going to be affected। ये लड़का यहाँ पे आपका affected हो जाएगा, राइट। तो ये भी आपका एक सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन है। इसमें कलर ब्लाइंडनेस में जो एक मेजर डिफरेंस है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, हीमोफीलिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। कलर ब्लाइंडनेस के साथ आप रह सकते हो बिना कोई इशू के, बिना कोई कंसर्न के, उसका कोई प्रॉब्लम होता नहीं जनरली, राइट। यू आर जस्ट नॉट एबल टू सी सम शेड्स ऑफ कलर बस, और कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हीमोफीलिया इज समथिंग व्हिच इज अ कंसर्न, इससे आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ के ऊपर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। हीमोफीलिया के भी 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं सीखना, वो चीज आपको जब मैं चैप्टर 8 का रिवीजन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। बट अभी याद रखना यू हैव अ हीमोफीलिया जिसके अंदर यू हैव अ एब्सेंस ऑफ दिस फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर नंबर 8, और ये एक सीवियर कंडीशन आपकी होती है, समथिंग व्हिच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट। तो ये है कहानी मेरे यहाँ पे हीमोफीलिया की। तो पहले बताओ कि ये वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। चीज क्लियर ना हो या सवाल हो तो पूछ लो। इफ देयर इज समथिंग व्हिच यू आर नॉट श्योर विद, then please go ahead and ask a question। and this is your again sex linked recessive condition, ठीक है। और ऐसे अनम्यूट करके पूछ लो, चैट में से बेटर है अनम्यूट करके आप पूछ लेना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नाउ समथिंग एल्स। ये हो गया हमारा हीमोफीलिया। अब हम बात करें हमारी अगली कंडीशन जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया। सो नाउ वी हैव अ कंडीशन दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपको मिलेगा क्या देखने के लिए? तो सबसे पहली बात, इट इज माय autosomal recessive condition। this is your autosomal recessive condition। so ये autosomal recessive condition है मेरी यहाँ पे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसका जीन आपको मिल जाएगा ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर, आपका इसका जीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपको यहाँ पे क्या होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, कि
अज्यूम करते हैं दैट यू हैव अ नॉर्मल एलील। नॉर्मल एलील जो आपका यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, इट विल बी योर HbA, ये होता है नॉर्मल एलील। और जो सिकल सेल वाला जो एलील यहाँ पे होता है, सिकल सेल जो डिफेक्टिव एलील जो होता है आपका यहाँ पे, उस एलील को हम यहाँ पे लिखते हैं एज अ HbS। ये बात याद रखना, यहाँ पे हम वैसी कुछ नाम नहीं देते, टैगिंग नहीं करते, ये आपको यहाँ पे एलील आपको याद रखना है, HbA और HbS, राइट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और याद रखना इट इज अ ऑटोसोमल कंडीशन, तो सेक्स लिंक क्रोमोसोम पे ये नहीं है, राइट। तो ये पॉपुलेशन में इक्वली आपको मिल सकता है यहाँ पे आपको लाइक इक्वलिटी आपको मिलेगी, मेल से भी आपको मिल सकता है, फीमेल से भी आपको मिल सकता है, राइट। अनलाइक दोस टू डिसऑर्डर जो आपको सिर्फ मेल से मिल जाते ज्यादा करके। ओके, सो नॉर्मल एलील इज गोइंग टू बी योर HbA एंड सिकल सेल का यहाँ पे एलील जो आपका होता है दैट इज गोइंग टू बी योर HbS। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो ना, यहाँ पे मैं जीनोटाइप बनाऊंगा, फटाफट आंसर करना ताकि फिर हम समझ सकें इसके अंदर हो क्या रहा है। हाँ जी शिवानी बताइए। सर ये ए वाला जो होगा वो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होगा और ये एस वाला सिकल सेल लगेगा। नहीं 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 नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तो मैं इसलिए से यहाँ पे कह रहा हूँ बिकॉज ए वाला जो आपका यहाँ पे है ना वो डोमिनेंट एलील है, सिकल सेल वाला जो यहाँ पे आपका वो रिसेसिव एलील है, ठीक है। दैट आई एम सेइंग दैट। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाता हूँ, आई विल एक्सप्लेन दिस तो आपको समझ आएगा। तो अज्यूम करते हैं दैट यू हैव अ पर्सन, एक इंडिविजुअल है आपके सामने और उसके अंदर जो एलील लगे हुए हैं वो है आपका HbA HbA। अगर ये कंडीशन अगर आपको वहां पे दिख रही है देना क्या लगता है आपको, वो पर्सन नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा? दैट पर्सन इज गोइंग टू बी नॉर्मल। जैसे कि हम सब है यहाँ पे, वी आर नॉट सफरिंग सिकल सेल में, तो हमारे अंदर हमारे नॉर्मल कंडीशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, राइट। सो यहाँ बोथ द नॉर्मल एलील आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। अगर आपको मिलता है कोई कंडीशन जहां पे आप देख पा रहे हो दैट यू हैव अ HbA एंड HbS, अब क्योंकि मैंने इसे टैग किया है एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, तो याद रखना अगर आपको ऐसी कंडीशन अगर आपको मिलता है, अगर आपको ऐसा जीनोटाइप मिलता है देन दैट पर्सन इज आल्सो गोइंग टू बी नॉर्मल ओनली। ये पर्सन भी आपका यहाँ पे नॉर्मल होगा, ये पर्सन भी आपका यहाँ पे एक नॉर्मल ही होगा, क्योंकि जो HbA वाला जो आपका एलील है ना यहाँ पे वो चीजों को संभाल लेगा, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो अगर कोई डिफेक्टिव एलील है आपके पास यहाँ पे, इवन देन यू विल फाइंड द पर्सन इज गोइंग टू बी नॉर्मल। हाँ कैरियर हम उसे कह सकते हैं बट द पर्सन ओवर हियर इज गोइंग टू बी नॉर्मल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, व्हाट डू फाइंड ओवर हियर इज दैट इफ यू हैव अ कंडीशन जहां पे यू हैव अ HbS या HbS, दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे एलील जो है मेरे यहाँ पे है रिसेसिव एलील है और वो सिकल सेल वाला मेरे एलील है मेरे यहाँ पे। अगर दोनों मेरे यहाँ पे सिकल सेल वाला मेरे एलील मुझे मिल जाए किसी पर्सन के अंदर देन दिस पर्सन इज गोइंग टू बी हैविंग द डिजीज कंडीशन। तो इसके अंदर आपको डिजीज कंडीशन आपको मिलेगी देखने के लिए। सो हियर यू विल गेट टू सी अ डिजीज कंडीशन आपको मिलती है यहाँ पे देखने के लिए। अब हमें यहाँ पे ये समझना है, तो ये तो बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपका नॉर्मल पर्सन है तो उसका क्या होगा जीनोटाइप। अगर आपका एक डिफेक्टिव एलील है तब भी यू विल हैव अ नॉर्मल जीनोटाइप, यू विल हैव अ नॉर्मल फिनोटाइप, आपको यहाँ पे कंसर्न नहीं आ रहा। बट इफ यू हैव दिस स्मॉल एस, अगर आपके यहाँ पे HbS अगर आपके दोनों एलील है देन आपकी यहाँ पे हो जाती है डिजीज कंडीशन। अगर किसी की डिजीज कंडीशन है देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हमने देख लिया कि चलो सर यहाँ पे ये एलील है वो एलील, लेकिन हो क्या रहा है इसके अंदर, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब होता क्या है ना, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या, व्हाट हैज टेकन प्लेस ओवर हियर, इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सी यू विल हैव अ RBC, you will have a RBC and RBC will have the hemoglobin। RBC के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे हीमोग्लोबिन, राइट। अब हीमोग्लोबिन के अंदर आपको दो चेन्स आपको मिलती है, यू विल हैव टू चेन्स इन द हीमोग्लोबिन, यू विल हैव द अल्फा चेन एंड यू विल हैव अ बीटा चेन। अब क्या है अल्फा क्या है बीटा वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाली जो मेरे यहाँ पे चेन है इसे मैं कहूंगा अल्फा चेन, बेसिकली इज नथिंग बट अ प्रोटीन। अल्फा चेन जो आपके यहाँ पे बना रहा हूँ, अल्फा चेन इज नथिंग बट अ लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन, इज नथिंग बट अ प्रोटीन चेन, इज नथिंग बट अ प्रोटीन, राइट। जैसे आप अल्फा प्रोटीन भी आप कह सकते हो, राइट। सो यू कॉल देम एज अल्फा चेन और यू कैन कॉल अल्फा ग्लोबिन, यू कैन आल्सो कॉल इट एज इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय अल्फा ग्लोबिन। ग्लोबिन, जब भी ग्लोबिन टर्म आ रहा है समझ जाओ इट्स अ प्रोटीन, ओके। तो यहाँ अल्फा ग्लोबिन, उसी तरीके से आपका नीचे भी एक आपका चेन होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ बीटा चेन या बीटा ग्लोबिन। सो आई कैन कॉल इट एज अ बीटा चेन और आई कैन कॉल इट एज अ बीटा ग्लोबिन। So you can call it as a beta chain
जो भी कुछ नहीं है वो एक आपका प्रोटीन ही है. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ प्रोटीन ओवर है, जिसको मैं इवन कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ बीटा ग्लोबिन. अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना, अगर ये बीटा चेन है जिसे मैं बीटा ग्लोबिन भी कह सकता हूँ, ये बना हुआ मेरा यहाँ पे प्रोटीन से. आप में से कोई मुझे बताइए कि प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? व्हाट इज प्रोटीन इज मेड अप ऑफ? अमीनो एसिड। बिल्कुल, एसिड। प्रोटीन इज मेड ऑफ योर, बहुत बढ़िया, इट इज मेड ऑफ माय अमीनो एसिड्स. प्रोटीन बने होते हैं मेरे यहाँ पे अमीनो एसिड से. तो अब यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं. अगर मैं बीटा चेन को निकालता हूँ, समझो आप में से किसी एक का मैंने आरबीसी निकाला, उसमें से मैंने बीटा चेन को निकाला, उसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. तो जब मैं बीटा चेन को निकालूंगा, जब मैं इस प्रोटीन को ऑब्जर्व करूंगा, तो इस प्रोटीन के अंदर जो 6th अमीनो एसिड होगा, इस प्रोटीन के जो 6th अमीनो एसिड होगा, सो यू हैव अ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. जो 6th अमीनो एसिड होगा आप सब के अंदर और मेरे अंदर, दैट इज गोइंग टू बी अ ग्लूटामिक एसिड. ये हम सब के अंदर यहाँ पे होगा ग्लूटामिक एसिड, जो होना भी चाहिए नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर. ये जो अमीनो एसिड आपका यहाँ होता है दैट्स गोइंग टू बी अ ग्लूटामिक एसिड ओवर हियर, राइट. लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसके अंदर ये 6th अमीनो एसिड आपका रिप्लेस कर दिया गया है बाय अ वेलिन इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा अमीनो एसिड मिल रहा है दैट इज गोइंग टू बी अ वेलिन. सो इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड अगर आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे वेलिन, देन ये आपके लिए प्रॉब्लम वाली कंडीशन बन जाती है. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट हेल्पफुल फॉर यू. सो ग्लूटामिक एसिड इज गेटिंग रिप्लेस्ड, इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय वेलिन, और ये आपको मिलता है होते हुए इन माय सिकल सेल एनीमिया के अंदर. सो आपका जो 6th पोजीशन पे जो आपका ग्लूटामिक एसिड था उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है बाय द वेलिन, और अगर ये आपको होते हुए वहां पे मिल रहा है देन यू विल से द पर्सन इज सफरिंग विद द सिकल सेल एनीमिया. देन ये बेसिकली आपका हो रहा है एक जेनेटिक लेवल के ऊपर. दिस इज व्हाट विच इज हैपनिंग एट द जेनेटिक लेवल. आपका ग्लूटामिक एसिड आपका रिप्लेस कर देगा, सिर्फ आपका एक अमीनो एसिड आपके यहाँ पे चेंज हो चुका है, और क्योंकि सिर्फ आपका एक चेंज यहाँ पे हुआ है, आप समझो कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. दिस इज गोइंग टू बी दिस विल लीड टू दिस अल्टीमेटली लीड्स टू योर सिकल सेल कंडीशन. अगर ये आपका यहाँ पे होते हुए आपको दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी लीडिंग टू योर सिकल सेल एनीमिया. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, पहले तो आप यहाँ एक बार फिर इसे सुन लो. अल्फा चेन होता है आपके पास, बीटा चेन आपके पास होता है. अब बीटा चेन के अंदर आप अगर उसे देखते हो निकाल के, सो बीटा चेन का जो 6th अमीनो एसिड आपका होगा वो होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, बट उसकी जगह आपको मिल रहा है यहाँ पे आपका वेलिन. और अगर वो वेलिन है दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपका मेजर चेंज हो चुका है आपके डीएनए के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन नाउ विल सफर विद द सिकल सेल एनीमिया. याद रखना, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए जेनेटिक डिसऑर्डर. और जब मैं कह रहा हूँ इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो कुछ ना कुछ तो अल्टरेशन हुआ है आपके डीएनए के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्टरेशन यहाँ पे आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी आपका यहाँ पे चेंज हो गया. यहाँ पे आपका जो अमीनो एसिड था वो आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है. अब आप यहाँ पे पीछे आ जाओ, लेट्स हैव अ लुक ओवर यहाँ पे क्या हो रहा है. सो यू हैव अ नॉर्मल एलील. अच्छा, ये देखने के पहले ये बताओ, ये वाली स्लाइड समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्लाइड यहाँ पे समझ आ रही है? अगर स्लाइड समझ नहीं आ रही देन बता देना. इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो इफ दिस इज नॉट क्लियर टू यू. तो ये जनरल कहानी पहले आप याद रखो कि आपका यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है. देन कम बैक ओवर हियर. अब यहाँ पे देखो क्या होता है. अब इतना जो यहाँ पे पोर्शन है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. अब सर ऐसे कैसे नहीं करोगे? सो दिस इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू डू द मॉलिक्यूलर बेसिस. तो वो टाइम पे आप इसे समझ पाओगे. सेपरेटली इसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देता हूँ. बस आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है. वी हैव अ नॉर्मल कंडीशन, एंड नॉर्मल कंडीशन में दिस इज द डीएनए सीक्वेंस विल बी हैविंग, राइट. दिस इज द डीएनए सीक्वेंस विल बी हैविंग ओवर देयर, राइट. यहाँ पे अगर आपका कोई चेंजेस होते हैं, इफ यू फाइंड सम चेंजेस हैपनिंग ओवर हियर, अगर आपके यहाँ पे कोई चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे GAG के जगह अगर आपने GAT कर दिया तो आपका पूरा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है वो भी आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा, राइट. अब ये चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही अभी, कोई बात नहीं, इसे आप सीखोगे मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर तो आपको ज्यादा सही से पता चलेगा. बट याद रखना, डीएनए में से बन रहा है आपका mRNA. अगर डीएनए के अंदर कोई चेंज हो रहा है, अगर सिंगल बेस अगर आपके यहाँ पे चेंज हो रहा है, सिंगल बेस अगर आपके यहाँ पे चेंज हो रहा है तो आपका mRNA भी आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा. देखो यहाँ पे GAG होना चाहिए था, लेकिन अगर किसी का सिंगल बेस यहाँ पे चेंज हो रहा है, सो देयर इज अ अल्टरेशन हैपनिंग ओवर देयर. देयर इज अ अल्टरेशन इन सिंगल बेस, इन अ सिंगल बेस के अंदर यहाँ पे अल्टरेशन हो चुका है. और जैसे वो अल्टरेशन हुआ तो उससे क्या हुआ, मेरा mRNA का सीक्वेंस यहाँ पे बदल गया.
मेरा जो mRNA का सीक्वेंस जो मेरे यहाँ पे था वो भी मेरे यहाँ पे चेंज हो गया, और जैसे ही मेरा mRNA का सीक्वेंस यहाँ पे चेंज होता है तो मेरा यहाँ पे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आई विल फाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज आल्सो गोइंग टू चेंज ओवर देयर। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सब के अंदर क्या यहाँ पे नॉर्मल है और एक अफेक्टेड पर्सन में आपको यहाँ पे क्या चेंज आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है। सो देयर इज अ चेंज इन द सिंगल बेस ऑफ योर डीएनए। एक सिंगल बेस के अंदर जो आपको यहाँ पे चेंज आपको यहाँ पे मिलेंगे उसकी वजह से। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, कोई भी अगर अल्टरेशन आपका हो रहा है डीएनए के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। दैट इज अ म्यूटेशन, दैट इज अ म्यूटेशन। और इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉइंट म्यूटेशन, लेकिन वो पॉइंट म्यूटेशन में आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो बी आर दिस इज जस्ट अ म्यूटेशन ओवर हियर। जैसे म्यूटेशन यहाँ पे आपका हुआ, एमआरएनए सीक्वेंस भी आपके यहाँ पे चेंज हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका लग गया यहाँ पे आपका वेलिन। वेलिन तो लगना नहीं चाहिए था लेकिन वो आपके यहाँ पे लग चुका है। अब ऐसे जैसे आपको ये चीज आपके यहाँ पे हो जाता है देन यू हैव सफरिंग विद द सिकल सेल कंडीशन, ठीक है। लेकिन अभी भी पता है एक चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हुई, क्लियर यहाँ पे नहीं हो कि चलो ये सब हो गया, अब इससे होगा क्या, क्या प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिल रही है। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चलो ये सब तो आपका हो गया, डीएनए में म्यूटेशन हुआ, उसके वजह से आपका वेलिन आपका जाके लग चुका है। इससे होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। अब सुनो ध्यान से। जनरली आपका जो आरबीसी होता है वो आपका होता है बायकॉन्केव शेप का। जनरली आरबीसी आपका जो होता है दैट इज बायकॉन्केव शेप का, राइट। अगर इफ अ पर्सन इज सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया तो क्या होगा, द आरबीसी विल हैव अ सिकल शेप्ड। आरबीसी का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। सो आरबीसी विल बी सिकल शेप्ड। सो आरबीसी विल बिकम सिकल शेप्ड। अब अगर आपका आरबीसी सिकल शेप्ड हो गया तो इससे दिक्कत क्या आ रही है, लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर आपका आरबीसी सिकल शेप्ड हो रहा है यहाँ पे तो उससे प्रॉब्लम आपके यहाँ पे क्या आ जाएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि नॉर्मली जो आपका आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन होता है आपके यहाँ पे 120 डेज का। नॉर्मली जो लाइफ स्पैन होता है आपके आरबीसी का वो आपका होता है 120 डेज का। अगर आपका आरबीसी सिकल शेप्ड बन रहा है देन इट विल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 20 डेज। जो आरबीसी आपका 4 महीने आराम से रह लेता था अब वो 1 महीना भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। अब आप मुझे बताओ कि अगर ऐसा होने लगा तो आपके अंदर तो आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा। अगर आपके अंदर आरबीसी का काउंट कम हो रहा है, क्या मैं कह सकता हूं द पर्सन सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया विल आल्सो हैव अ इश्यू ऑफ एनीमिया। कह सकता हूं नहीं कह सकता मैं? यस सर। द पर्सन सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया विल आल्सो हैव अ इश्यू ऑफ सफरिंग विद एनीमिया बिकॉज़ उसके अंदर आरबीसी का काउंट वहां पे कम होने लगता है। दैट्स वन थिंग। सेकंड चीज यहाँ पे क्या होती है ना, व्हाट द सेकंड थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, कि जब मैं बात करता हूँ ब्लड कैपिलरीज के बारे में, व्हेन आई टॉक अबाउट ब्लड कैपिलरीज, सो ब्लड कैपिलरीज के अंदर से आपके, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, लेट्स से दिस आर माय ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज में से आपके जो बायकॉन्केव शेप का आरबीसी होता है ना वो काफी इजीली निकल जाता है। सो अज्यूम दैट दिस इज माय ब्लड कैपिलरी, ये मेरे यहाँ पे कैपिलरी है, राइट। तो नॉर्मली इसमें से आरबीसी आपका इजीली आपका बाईपास हो जाता है बायकॉन्केव वाला। लेकिन अगर आपके आरबीसी सिकल सेल बन जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों क्रिएट होती है? दे विल कम एंड फॉर्म द क्लॉग। यहाँ पे वो यहाँ पे आके अटकना चालू करेंगे, वो आपके आरबीसी आके यहाँ पे अटकना चालू करते हैं। सो दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ क्लॉग ओवर देयर। तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग इट हैज फॉर्म्ड द ब्लड क्लॉग। ब्लड क्लॉग आपका यहाँ पे बन चुका है। अब आप सोचो कि अगर आपके ब्लड कैपिलरी के अंदर अगर ब्लड क्लॉग बन रहा है दैट मींस आपका जो ब्लड है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। आपका जो ब्लड आपका यहाँ पे वो आपका यहाँ पे आगे बढ़ नहीं पा रहा। अगर आपका ब्लड आपका यहाँ पे आगे बढ़ नहीं पा रहा, अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉग अगर आपके यहाँ पे बन रहे हैं, अगर ये ब्लड आपका आगे जा ही नहीं पा रहा, तो आप सोचो आगे वाले टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा ही नहीं। Certain tissues inside the body will have a lack of supply of oxygen and nutrients. So इतना ब्लड क्लॉग आपके यहाँ पे बनने लगता है, जमने लगता है ब्लड यहाँ पे, जमने लगता है, ट्रैफिक जाम वहां पे क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द आरबीसी ओवर देयर एंड दैट विल लीड टू अ tissues and organ getting less supply of oxygen nutrient. Organs getting less supply of oxygen and nutrients. तो वहां पे आपका सप्लाई वहां पे आपका कम हो जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई आपके कई सारे टिश्यूज के अंदर आपका होना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉग आपके यहाँ बनने लगा है। अब आप सोचो कि अगर ऐसी कोई ब्लड कैपिलरी जो ब्रेन तक जा रही है उसमें अगर ये क्लॉग बनने लगा, ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज स्ट्रोक। शायद आपने सुना होगा कभी ना कभी, एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक में पता है बेसिकली क्या होता है कि आपके ब्लड ब्रेन तक आपका
राइट अमाउंट में आपका ऑक्सीजन आपका नहीं पहुंच पा रहा, बिकॉज आपके ब्लड कैपिलरीज वहां पे आपके जम चुके हैं, क्लॉग हो चुके हैं। कई सारे रीजन होते हैं क्लॉग होने का, बट दैट कैन लीड टू अटैक ऑफ अ स्ट्रोक। और स्ट्रोक का जब अटैक आता है ना, देन सडन पार्ट ऑफ ब्रेन गेट्स डैमेज, राइट। तो ये भी होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर कोई ब्लड कैपिलरी ऐसे अगर आपके यहाँ पे बंद हो जाती है इनकी वजह से। तो आप इस बात को समझो कि अगर किसी का आरबीसी सिकल सेल बन रहा है ना, तो ये सारी दिक्कतें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। दीज आर द इश्यूज विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। इसलिए दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, ये हार्मफुल ही होता है। ये तो सिर्फ मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ, और भी कई सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, बट आपको इतनी भी बात पहले आप यहाँ पे याद रखो। लाइफ स्पैन आपका यहाँ पे कम हो रहा है, सो यू आर फाइंडिंग द लाइफ स्पैन इज गेटिंग चेंज्ड ओवर हियर। बिल्कुल आपका लाइफ स्पैन यहाँ पे आपका काफी कम हो चुका है यहाँ पे आपका, राइट। उसके साथ साथ एनीमिया आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगा रेगुलरली, राइट, इन दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसके साथ साथ यू शुड नो दैट द क्लॉगिंग ऑफ ब्लड विल बी सीन हैपनिंग, क्योंकि ये ब्लड जो शेप होगा ये कैपिलरी से इजीली पास नहीं कर पाता, और फिर उसके वजह से आपके यहाँ पे दिक्कतें स्टार्ट होती है। यू ऑल्सो हैव बहुत सीवियर जॉइंट पेन्स आपको मिलेगा उस एरिया में जहाँ पे क्लॉग फॉर्मेशन हुआ है, सो दैट इज समथिंग कैन बी ऑल्सो ऑब्जर्व। ये सब आपको यहाँ पे होते हुए मिल सकता है। नाउ अब ये वाली बात तो आपको यहाँ पे सिंपल है, ये तो आई होप इट इज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पे एक होता है सिलेक्टिव एडवांटेज। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ये जो सिकल सेल की जो कंडीशन है ना, ये जनरली स्टार्ट तब होती है जब यू हैव अ लो ऑक्सीजन इन द बॉडी, और व्हेन यू हैव अ डिप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो व्हेन यू हैव अ लो ऑक्सीजन कंटेंट इन द बॉडी, तब सडनली आपके आरबीसी शेप चेंज करना चालू करते हैं। दे विल हैव अ डिफॉर्म शेप। आरबीसी का इनिशियल शेप जो होगा वो थोड़ा चेंज अलग ही होगा, बट इनका एकदम सिकल शेप कब बनता है? व्हेन यू हैव अ लो ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। सो यू हैव अ when you have a low oxygen tension, when you have a low oxygen tension inside the body, वो टाइम पे you will find कि आरबीसी का तुरंत आपका शेप यहाँ पे चेंज हो जाएगा, and it will become sickle shaped, और वो कहीं से भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता। अब ये लो ऑक्सीजन टेंशन आपको कब हो सकती है? अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो, तब हो सकता है। That's when you can have a less amount of oxygen in the body, right? वो टाइम पे हो सकता है, तब सडनली you will find सारे आरबीसी आपके चेंज हो रहे हैं। या फिर अगर कोई पर्सन जाता है हायर एलिवेशन के ऊपर, आपने सुना होगा ना, अगर आप हायर एलिवेशन पे जाते हो देन यू हैव अ लेस ऑक्सीजन ओवर देयर, राइट। सो अगर कोई हायर एलिवेशन वगैरह मूव करता है तो वो टाइम पे भी यू विल बी फाइंडिंग दैट यू हैव अ लेस ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, और उसकी वजह से ऑल्सो सडनली आपके आरबीसी सिकल सेल में आपके टर्न कर सकते हैं, शेप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो वो टाइम पे एक ट्रिगर आता है, दे विल स्टार्ट चेंजिंग सिकल शेप, एंड दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज हेल्पफुल। वो कहीं से भी आपके यहाँ पे हेल्पफुल नहीं होता, राइट। देखने को ये भी मिलता है कि अगर कोई इट्स अ जेनेटिक कंडीशन, तो अगर कोई बचपन से अगर किसी का ये जीनोटाइप है, ये वाला, तो कभी ना कभी उसके अंदर ये ऑक्सीजन कंडीशन लेस वाली कंडीशन आएगी ही आएगी। सूनर और लेटर ही विल हैव अ इशू ऑफ ऑक्सीजन टेंशन इन द बॉडी, एंड द अमाउंट ऑफ सिकल सेल आरबीसी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। और अब जब वो फ्लोट कर रहे हैं, देन यू नो दैट उनकी कैपेसिटी नहीं होती वैसी सर्वाइव करने की जैसे नॉर्मल की होती है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अगेन इसके अंदर और भी कई ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे जब आप इसे हायर लेवल पे जब इसे पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए आप इतनी बात यहाँ पे याद रखो। फिलहाल के लिए यू हैव टू नो दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग इन दिस। अब बताओ, क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बस एक ही बच्चे नहीं है? यस सर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक। अब इसमें एक चीज यहाँ पे सुन लो। पहली चीज एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिकल सेल इज द ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। नॉर्मल एलील क्या है हमारा? सिकल सेल मेरा यहाँ पे क्या है? इफ यू हैव HBS देन यू हैव अ डिजीज कंडीशन। बाकी सब आपको यहाँ पे नॉर्मल पर्सन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि इस कंडीशन में आपको यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका डीएनए आपको यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो यू हैव अल्टरेशन इन डीएनए। आपका सिंगल बेस के अंदर आपको यहाँ पे डीएनए के अंदर चेंज आपको यहाँ पे आ रहा है। आपको अगर ये सिंगल बेस समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप ये नेक्स्ट चैप्टर आप इसे पढ़ोगे। बट याद रखना, अगर सिंगल बेस में अगर आप यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, आपका एमआरएनए भी आपके यहाँ पे चेंज हो गया, जो होना नहीं चाहिए था, और उसकी वजह से आपके यहाँ पे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी आपके यहाँ पे चेंज हो गया। रादर मैं कहूंगा एक अमाइनो एसिड आपके यहाँ पे चेंज हो गया, जो होना नहीं चाहिए नॉर्मल पर्सन के अंदर। जैसे वो चेंज हुआ, यू विल हैव अ कंडीशन। अब आपका हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन या सिंगल चेंज ऑफ द अमाइनो एसिड विल लीड टू अ कंडीशन ऑफ अ सिकल सेल एनीमिया, राइट। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, पीपल सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज। ये कंडीशन का एक सिलेक्टिव एडवांटेज होता है, और ये आपको मिलता है अफ्रीका के अंदर। अगर आप अफ्रीका में जाते हो ना स्टडी करने के लिए, तो आपको मिलेगा कि हर एक पॉपुलेशन में आपको काफी इजीली आपको केस मिल जाएंगे सिकल सेल वाले। सिकल सेल वाले जो केसेस होते हैं वो आपको काफी इजीली आपको मिल जाते हैं। सो व्हाट इज द सिलेक्टिव एडवांटेज? यू हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि वहां पे सिलेक्टिव एडवांटेज हमारे यहाँ पे क्या है।
सिलेक्टिव एडवांटेज आपको यहाँ पे ये मिलेगा दैट पीपल सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मलेरिया. दे आर बीन protected from मलेरिया. इन लोगों को मलेरिया नहीं होता. दे आर नॉट सफरिंग विद मलेरिया. उनको मलेरिया वहां पे नहीं होता. क्यों नहीं होता, अब ये बात को आप यहाँ पे समझो. मलेरिया का जो आपका प्रोटोजोन होता है उसका नाम होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या प्लाज्मोडियम. आपने सुना होगा 11 के अंदर. सो यू हैव अ नेम नोन एज अ प्लाज्मोडियम. अब प्लाज्मोडियम कभी भी आरबीसी के अंदर जा नहीं पाता. देखो प्लाज्मोडियम जब आपके बॉडी में आता है ना मॉस्किटो के साथ, बाइट के साथ, उसका पहला काम होता है आरबीसी के अंदर जाना. उसका आरबीसी के अंदर जाना इंपॉर्टेंट है, तभी उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा. बट आपको याद रखना है यहाँ पे, इफ अ पर्सन इज सिकल सेल एनीमिया वाला, अगर उसका जीनोटाइप है तो उससे क्या होता है, वो उसके आरबीसी के अंदर वो कभी जा नहीं पाता. ही इज नॉट एबल टू एंटर इनसाइड द आरबीसी प्लाज्मोडियम. अब अगर आपका प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, देन वो तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा. अगर वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट क्या स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, देन वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाता. सो क्या होगा, इसका एडवांटेज आपको ये मिल रहा है देखने के लिए कि अफ्रीका के अंदर आपको काफी ज्यादा लोग मिल जाते हैं हु आर हैविंग दिस सिकल सेल कंडीशन, और उनका यहाँ पे एक सिलेक्टिव एडवांटेज उन्हें यहाँ पे मिलता है. एडवांटेज उन्हें यहाँ पे ये मिल रहा है, दे आर गेटिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ मलेरिया, जो वहां पे बहुत प्रेवलेंट है. मलेरिया इज वेरी प्रेवलेंट इन अफ्रीका. वहां पे उससे ये लोग बच पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिलेक्टिव एडवांटेज. एक बार फिर यहाँ पे मेंशन करूंगा दैट प्लाज्मोडियम इज नॉट एबल टू एंटर इनसाइड. अब ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ, बट यू कैन फाइंड दिस एज अ स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन. सो ये याद रखना, दैट्स अ सिलेक्टिव एडवांटेज. सो प्लाज्मोडियम cannot enter the RBC, cannot enter the RBC, और इसलिए they have an advantage of having this condition, right? So that is one thing. और याद रखना वहां पे मलेरिया काफी लाइफ थ्रेटनिंग होता है अफ्रीका के अंदर. many people die because of malaria, right? Like less health facilities are one of the reason for that, but this condition protects them from malaria. So याद रखना this condition is only अभी तक इधर देखने के लिए मिला है. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी एडवांटेजेस फॉर पीपल ऑफ अफ्रीका. तो ये सिलेक्टिव एडवांटेज याद रखना है आपको. ये आंसर में मेंशन नहीं है, बट ये एडवांटेज आपको याद रखना है. तो कभी अगर कहीं पे भी लिखा हो ना सिलेक्टिव एडवांटेज सिकल सेल का, तो याद रखना, पूरी कहानी याद रख लेना. अफ्रीका में मलेरिया बहुत प्रेवलेंट होता है, लेकिन वहां पे आपको सिकल सेल के केसेस ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि सिकल सेल अगर किसी को है तो वहां पे आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स उसके आरबीसी में एंटर नहीं कर सकता, एंड दैट इज वेयर दे गेट अ सिलेक्टिव एडवांटेज. हाँ, ये बेटा बताइए, किसी का कुछ क्वेश्चन है ना यहाँ पे, बताइए. अच्छा, आई थॉट समवन हैज अ क्वेश्चन. ओके, सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, राइट? तो एक काम कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. आई नो हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, बट रुक जाओ थोड़ा, 5 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाओ और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं. सो इफ यू हैव नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, तो खुद से सॉल्व करोगे या मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं यहाँ पे? कोई कुछ नहीं बोल रहा. पीपल आर लाइक यार सर खुद कर लेंगे. चलो फिर करो खुद से, एक बार ट्राई करो, फिर देखते क्या करना है. सो यू हैव अ कलर ब्लाइंड मैन, यू हैव अ कलर ब्लाइंड मैन ओवर हियर. लड़का कलर ब्लाइंड है, इनकी शादी हो रही है, मैरीज अ वुमन who is going to be homozygous for normal vision, who is going to be homozygous for normal vision, right? और hand raise करना, the probability of son being color blind is going to be what? So कहानी आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है, और अब लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज करना चालू किया है. क्या बात है, बताइए प्रिंस, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर 0%. आयुष, आपको क्या लग रहा है? सर 0. मुस्कान, आपको क्या लग रहा है? सर 0. एंड शगुन? 0. सब लोग 0 गए. बाकी सब लोग कहाँ पे? अंशिका एंड ऑल अदर पीपल, अंशिका, आकाश, अंशिका, अंशु, कर रहे हो क्या क्रॉस आप? जहीदा, कंचन, खुशी? सर कर 0. कर रहे हैं. सब लोग का आंसर आ रहा है यहाँ पे 0. अरे अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहानी यहाँ पे ऐसी कि यू हैव अ कलर ब्लाइंड मैन, राइट? लड़का को कलर ब्लाइंड है. सो दैट मींस अगर मैं उसका जीनोटाइप यहाँ पे बताऊंगा, सो विल हैव एक्स एंड वाई, और एक्स के ऊपर यहाँ पे आएगा स्मॉल सी, क्योंकि वो यहाँ पे कलर ब्लाइंड है. ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे क्रॉस कराया एक लड़की के साथ, एंड लड़की इज गोइंग टू बी होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर. यहाँ पे ये होंगी होमोजाइगस फॉर योर नॉर्मल कलर. सो दैट्स गोइंग टू बी योर कैपिटल सी, राइट? अब जब मैं इनका क्रॉस करा रहा हूँ तो देख लो आपका क्रॉस यहाँ पे क्या आएगा. बड़ा ही आसान है, देखो क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है,
कैपिटल सी अगर यहाँ पे है ना लड़की के पास, तो उसका सन कभी भी, अगर होमोजाइगस है कंडीशन, देन उनका सन कभी भी कलर ब्लाइंड हो नहीं सकता. यू कैनॉट हैव अ सन हु इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड इन दिस. तब भी आप देख लो, you have a capital C, you have a small c and you have a y over there. तो यहाँ पर तो इनकी लड़कियां बनेंगी. गर्ल्स, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी कैरियर. सारी की सारी लड़कियां जो यहाँ पे आएंगी वो यहाँ पे कैरियर होंगी. दे विल हैव अ कैपिटल C and they will have a small c. राइट, सो दे आर गोइंग टू बी कैरियर. बट जब तुम लड़का यहाँ पे देखोगे, ऑल द सन्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल, क्योंकि कैपिटल C नॉर्मल एलील आपको हमेशा मिलेगा आपके मदर के एंड से. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट्स गोइंग टू बी योर 0. कोई चांस नहीं है दैट द कपल कैन एवर हैव अ कलर ब्लाइंड सन. इसका कोई कभी चांस नहीं है. सो दैट इज व्हाई, एंड थैंक्स टू द कंडीशन वेयर यू हैव अ होमोजाइगस मदर. सो यस, 0 बिकम्स द करेक्ट आंसर. एक और क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द हेमोफीलिया. हैंड रेज करना है इसके लिए. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही तरीके से डिस्क्राइब करता है आपके हेमोफीलिया को. यहाँ पे बताइए महक, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए महक. महक अनम्यूट करके अंशिका शर्मा बताइए. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. आयुष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. राइट, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर. पलक मुझे बताइए, ये जो हीमोफीलिया होता है इसमें कौन सा फैक्टर एब्सेंट होता है? सर फैक्टर ए और एंटी हेमोफिलिक. एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसे हम इवन कह सकते हैं एज अ फैक्टर नंबर 8, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ फैक्टर नंबर 8, वो आपके यहाँ पे एब्सेंट हो सकता है. बिल्कुल सही. ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करना. अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड. एक आदमी है जिनके फादर थे कलर ब्लाइंड, राइट. मैरिज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर. जिनकी इनसे शादी हो रही है, जिस लड़की, एक लड़की से शादी हो रही है, उस लड़की की जो मम्मी थी वो थी कलर ब्लाइंड. एंड अ नॉर्मल फादर, उनका जो फादर था वहां पे नॉर्मल था. ठीक है, वो लड़की के जो पापा थे वो नॉर्मल था. व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड. तो कर लो इसे ध्यान से, फिर हैंड रेज करो. क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, करना पड़ेगा सॉल्व. करो अच्छे से एंड ट्राई टू गिव मी अ करेक्ट आंसर. थोड़ा हिंट चाहिए होगा तो बता देना कि सर थोड़ा हिंट दे दो, वैसे तो आप लोग संभाल ही लोगे. हाँ जी खुशी, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? बड़े जल्दी कर लिया. सर ऑप्शन सी. खुशी सही होना चाहिए. हाँ, फिर पता चला क्रॉस करने के बाद सही निकला ना. यस सर. हाँ जी दीप्ति बताइए. दीप्ति, दीप्ति हैंड रेज कर दिया आपने, बोलिए. मिसबा बोलो, क्या आ रहा है आपका आंसर? ऑप्शन सी 50%. पक्का? यस सर. श्योर होना चाहिए. बाकी लोग भी करो, सॉल्व करो सही से, देखो कुछ और भी आ सकता है. दीप्ति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही. चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना चालू करते हैं अपने एंड से भी. सो यू हैव अ मैन. सो यहाँ पे एक लड़का है, राइट. और बोला गया कि इनके फादर थे वो यहाँ पे थे कलर ब्लाइंड. क्या ही फर्क पड़ रहा है? समझो अगर इनके फादर थे यहाँ पे हु वाज कलर ब्लाइंड, तो उससे तो वाई क्रोमोसोम ही आता है ना. तो हमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लड़का तो नॉर्मली होगा. सो लड़के का हम यहाँ पे लगाएंगे कैपिटल सी. सो यहाँ पे जो आपका लड़का है यहाँ पे द लड़का इज गोइंग टू बी नॉर्मल, क्योंकि उन्होंने ये बोला है ना कि द मैन है हु हैज अ फादर हु वाज अ कलर ब्लाइंड. सो दैट मींस फादर से तो वाई आएगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लड़का हमारे यहाँ पे नॉर्मल है. अब इनकी जो यहाँ पे शादी हो रही है, ही इज गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल, और वो जो लड़की जहाँ पे इनकी शादी हो रही है, ये लड़की के इज गेटिंग मैरिड टू वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर. तो इनकी जो मम्मी थी वो कलर ब्लाइंड थी, तो ऑब्वियसली मदर के एंड से एक स्मॉल सी तो आएगा ही आएगा. मदर को अगर कलर ब्लाइंड थी वहां पे, तो उनके एंड से एक स्मॉल सी तो वहां से आएगा ही आएगा. एंड हैड अ नॉर्मल फादर, तो उनके फादर जो वहां पे नॉर्मल थे. सो दैट मींस यहाँ पे बनेंगे ये कैपिटल सी स्मॉल सी. तो पहले तो आपको यहाँ पे जीनोटाइप बनाना यहाँ पे आपको आना चाहिए. हाँ जी शगुन बताइए, क्या होगा इसका आंसर? 50%. आपका 50% आ रहा है. बाकी लोग, बाकी लड़के लोग कहाँ के चले गए यहाँ पे? आयुष, प्रिंस, क्या आ रहा है आपका आंसर, या कर रहे हो अभी? सर 50% आ रहा है. 50% आ रहा है. और पीयूष आपका क्या आ रहा है? सर 50%. चलो ठीक है. दक्ष आपका भी आई होप 50% आ रहा होगा. ओके मुस्कान, क्या लग रहा है आपका, क्या आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन सी. ऑलराइट ठीक है. सो अभी हम यहाँ पे क्रॉस करके देख लेते हैं. सो वी हैव दिस गर्ल ओवर हु इज गोइंग टू बी कैरियर कैपिटल सी स्मॉल सी, और यहाँ पे आपका लड़का हम यहाँ बना देते हैं, एंड द बॉय इज गोइंग टू बी योर नॉर्मल. सो व्हाट डू यू गेट टू सी? सो यू हैव अ
daughter जो यहाँ पे normal होगी, right? Then you have one more daughter over here. She is also going to be normal, right? She is also going to be normal over here, but वो carrier है आपके यहाँ पे. And then you have a son. अगर son के पास capital C आ रहा है यहाँ पे, then he is going to be normal. And if you have a son who is getting a small c, then he is going to be affected. तो yes, अगर आपसे कोई पूछ रहा है यहाँ पे what percentage of male children of this couple will be color blind, तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि दो में से आपका एक जो आपका यहाँ पे सन होगा वो आपका पे कलर ब्लाइंड है. दैट मींस 50% ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी कलर ब्लाइंड. बहुत बढ़िया. सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी यहाँ पे. आई होप सबको ये करना आ रहा है. आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये नीट के ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे. सो यू विल हैव दिस नीट के क्वेश्चन, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम. ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए. अपना आराम से टाइम लेने का, ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो. और ड्रॉ योर फादर एंड लाइक टैग द फादर का जीनोटाइप, देन जिसका हम क्रॉसिंग करा रहे उसका जीनोटाइप को टैग करो एंड देन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट्स वेरी इजी. हाँ जी मुस्कान गुप्ता बताइए. सर आपने एक्स एक्स पे कैपिटल सी और स्मॉल सी क्यों लगाया सर? दोनों स्मॉल सी होना चाहिए ना. मैं बताता हूँ क्यों लगाया. देखो सुनो, ये जो है ना बेटा यहाँ पे इन्होंने मैरी किया एक वुमेन के साथ. अब ये मूवी की कहानी आप सुनो. ये जो लड़की है ना जिसके साथ शादी हुई उसकी कहानी सुनो. हु हैड अ कलर ब्लाइंड वुमेन मदर. अगर इनकी मदर कलर ब्लाइंड थी, समझो यहाँ पे इनकी मदर का हम जीनोटाइप लिखते हैं, वो आपकी कलर ब्लाइंड थी. दैट मींस उसके ऊपर का स्मॉल सी, राइट. तो एक तो स्मॉल सी उनको अपनी मदर से मिला, राइट. और जो उनके जो फादर थे एंड नॉर्मल फादर, उनके जो फादर थे वो नॉर्मल थे. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि उनके फादर यहाँ पे नॉर्मल थे, मतलब उनके ऊपर कैपिटल सी होगा, तो एक कैपिटल सी उनको मिला उनके फादर से. तो इसलिए क्या होगा मुस्कान यहाँ पे कि यू विल हैव अ कैपिटल सी एंड स्मॉल सी. यहाँ पे कैपिटल सी इनको फादर के एंड से आ रहा है और स्मॉल सी इनको आ रहा है मदर के एंड से, जो कलर ब्लाइंड थी. इसलिए ये जो लड़की बनी ये आपकी होगी हेटेरोजाइगस या कैरियर होगी. है पता चला मुस्कान? फिर आप यहाँ पे क्रॉस कराओगे तो आपको यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा. सो या दैट्स इट. अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, और भी क्वेश्चन है आपके ये वाले और ये सारे नीट के क्वेश्चन है, ये आप करोगे एज अ होमवर्क. सो यू हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर व्हिच आर वेरी गुड क्वेश्चंस, सो मेक श्योर यू डू देम. अगली बार हम जब आपको मिलेंगे तो विल बी डूइंग द थैलेसीमिया वाला पार्ट. अच्छा वन मोर थिंग, आपका जो रिवीजन होगा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो होगा सैटरडे को, कल नहीं होगा. याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन आपका होगा सैटरडे को, कल नहीं होने वाला. सो याद रखना ये बात. ठीक है, सर मैम ने बता दिया था. कल बोला था ना, तो वो सैटरडे को होगा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो दिस इज समथिंग यू शुड बी ऑल क्लियर विद ओवर हियर इन दिस. और ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको करने पड़ेंगे एंड देन यू हैव टू रीच आउट टू मी. हाँ जी दीदी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैम कह रही थी कि ना हिमाचल वाले बच्चों का और दिल्ली वाले बच्चों का संडे को टेस्ट नहीं होगा. You will get to know whatever it is going to be. You will most likely get to know. ठीक है, so जो भी रहेगा आपको पता चल जाएगा, राइट. अभी तो एंजॉय करो ना जो पढ़ रहे हैं हम लोगों से. इसका क्यों टेंशन ले रहे हो, राइट. जो भी असाइनमेंट दे रहे हो उसे सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चन दे रहे हो सॉल्व करो, सेंड करो, डू दैट, राइट. ओके, यू विल गेट टू नो नॉट. बताइए दीप्ति बोलिए. हाँ फिनाइल की ड्यूरेस सीखना है ना, सीख लेते हम लोग. बोलिए, आप बोलिए. यस सर बता सर वही पूछना था. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. तो देखो एक तो पहले कि आज का क्लास खत्म करने के पहले हमने यहाँ पे सीखा, हमारे यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, वी हैव सीन द हीमोफिलिया एंड वी हैव सीन द सिकल सेल एनीमिया, राइट. ये चीज हमने यहाँ पे देखी है. इतना अच्छे से एक बार एनसीईआरटी से देख जाओ, पढ़ जाओ, ये सब समझ आ रहा है, देन एनसीईआरटी का समझने में आपको ज्यादा दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी, राइट. एंड जो भी क्वेश्चन शेयर करूंगा प्लीज वो क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना एंड प्लीज रिवर्ट बैक, क्वेश्चन सॉल्व करके शेयर करो. डू दैट, हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट. आप लोग कर तो करके खुशी करना, बस फोटो खींचना और मुझे व्हाट्सएप करना है. सो डू दैट. ठीक है, तो वो एक बार अपने एंड से आप कर लेना. मिसबा आप भी करिएगा, जब भी आपको असाइनमेंट शेयर किया जाएगा तो प्लीज शेयर दैट विद मी अगेन. सो मेक श्योर यू डू दैट ऑल दोस थिंग्स. एंड उसके अलावा हमने लिखा था हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, तो वो भी एक बार आप देख जाना, राइट. इट्स अ सिंपल थिंग. सो दीस आर द फ्यू थिंग्स वी हैव डन इन द टुडेस क्लास. और याद रखना व्हाट इज जनरली गोइंग टू बी योर म्यूटेशन, या एक जब एलील डिफेक्टिव होता है या अगर जीन डिफेक्टिव होता है तो क्या होता है. बेसिकली वो अपना काम नहीं करेगा. और जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आपको कंडीशन आपको स्टार्टिंग से ही मिलती है. इट इज नॉट समथिंग व्हिच विल हैपन लेटर इन द लाइफ, राइट फ्रॉम द बर्थ यू विल हैव अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, तो ये चीज याद रखो. एंड नाउ विल डू द फिनाइलकेटोयूरिया. अगर किसी का कोई सवाल नहीं है देन यस दैट्स इट. आपका लेक्चर खत्म होता है यहाँ पे. आप जाकर थोड़ा रिलैक्स करिए, तब तक हम यहाँ पे PKU हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन वी कैन सी द PKU.
कोई सवाल हो तो आप रुक सकते हो, और एल्स